बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र अच्छा जा रहा है। मार्केट डेज हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी ब्रेथ देखिए शानदार। यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप में 0.25% की बाइंग नजर आएगी। बस एक ही इंडेक्स जो बैकफुट पर है, इन रेड काम काज कर रहा है, दैट इज IT। निफ्टी IT सिरदर्द अभी भी बना हुआ, लेकिन मार्केट में अच्छी रैली। बड़ा सवाल यही से कि आगे की रणनीति क्या हो, क्या स्ट्रैटेजी हो और साथ ही कौन से लेवल सब इंपॉर्टेंट होंगे, सब पे होगी चर्चा। वीरेंद्र जी रहेंगे शो में, साथ ही अनुज जी भी जुड़ेंगे दूसरी लोकेशन से, लेकिन सब पे करेंगे बातचीत। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ईरान और अमेरिका के बीच कल की बातचीत से पहले बाजार में तेजी का मोमेंटम कायम। निफ्टी 225 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 24,000 के पार निकला। बैंक निफ्टी में करीब 1,000 पॉइंट का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी। इंडिया विक्स करीब 8% नीचे। मार्च की गिरावट का निवेशकों ने जमकर उठाया फायदा। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में इक्विटी फंड्स में निवेश 56% बढ़ा। SIP रहा सबसे बड़ा हाईलाइट। आंकड़े 32,087 करोड़ के पार निकले। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। अच्छे बिजनेस अपडेट से करीब 2% चढ़ा गोदरेज प्रॉपर्टीज। वहीं स्पॉटलाइट शेयर BEL और मैक्स फाइनेंशियल में रौनक। उधर ChatGPT सेक्टर निफ्टी PSE में तेजी। साथ ही मजबूत चार्ट से BHEL PFC कमिंस इंडिया भी चढ़े। कोल इंडिया में 5% की तेज गिरावट। कंपनी ने कहा अमोनियम नाइट्राइट डीजल कीमतों में उछाल के बावजूद नहीं बढ़ाए कोयले के दाम। बढ़े इनपुट कॉस्ट का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला। TCS ने नतीजों के बाद IT का जोश ठंडा। निफ्टी IT इंडेक्स करीब 2.5% फिसला। इन्फोसिस, TCS टेक, महिंद्रा और HCL टेक निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर मिड कैप IT, एम्फेसिस, LTI, माइंट्री और कोफोर्ज भी करीब 3% कमजोर। आज रियल्टी और ऑटो शेयरों में शानदार मजबूती। 2% ज्यादा चढ़े दोनों ही सेक्टर इंडेक्सेस। ऑटो में करीब 7% का उछाल। साथ ही साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ सोना BLW। साथ ही आयशर, अशोक लेलैंड और एक्साइड में भी करीब 4% तक का उछाल। साथ ही डिफेंस, प्राइवेट सरकारी बैंकों में भी शानदार तेजी कायम। अगर आप मार्केट के टेक्सचर और ट्रेंड पे भरोसा रखते हैं तो मंथ एंड के निफ्टी के कॉल्स इनको आप कैरी करें। यहां से IT जो है ना, अब एक एल्गो ट्रेड है। अगर यहां से क्रूड 100 के ऊपर गया और अगर ये वॉर वाला खतरा वापस आया तो IT आउट परफॉर्म करेगा, कम गिरेगा और हो सकता है चल भी जाए। लेकिन अगर मार्केट में वापस वो सिचुएशन लौटी जिसमें कि आप क्रूड पर वापस 80 के नीचे आ जाएं, मार्केट वापस थोड़ा डोमेस्टिक सेंट्रिक स्टॉक्स पर फोकस करे, डॉलर इंडेक्स नीचे आए, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो बैंक निफ्टी चलेगा, IT नहीं। IT वर्सेस बैंक्स 2.5% नीचे निफ्टी IT। और ये देखिए निफ्टी बैंक था पिछले कुछ दिनों से। बैंक्स गिर रहे थे, IT चल रहा था। लेकिन ये जो लार्जर ट्रेंड था ना, लार्जर ट्रेंड यही था कि IT का नीचे है लार्जर ट्रेंड। और इसके लिए आज देखिए 2.5% के करीब निफ्टी IT इस समय नीचे। ओके, तो CNBC आवाज के साथ अगर आप जुड़े रहे हैं तो हमेशा फायदे में रहे हैं। अनुज जी, वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। और सर 24,050 का आपने एक रेजिस्टेंस बोला था अनुज जी। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 55,900 तक का स्तर हमने बोला था और वही ब्रीच होता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा गया है। अच्छी खासी रैली आपने कहा था बैंक निफ्टी लीड करेगा, वही होता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में। लेकिन बड़ा सवाल यही जो दर्शक पूछना चाह रहे हैं, अब समझना चाह रहे हैं कि यहाँ से क्या रणनीति हो, मार्केट पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं।
देखिए श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो दर्शकों से माफी चाहूंगा कि लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ, लेकिन देखिए जो हमारी बात भी हुई थी, फ्रैंकली ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स है ना, ये हमारे टारगेट कल के थे। ये बात, लेकिन दिक्कत क्या हुई, कल मार्केट में गिरावट आ गई, लेकिन फिर भी कल एक कॉन्फिडेंस था कि टेक्सटाइल स्ट्रांग है, तो आप कॉल्स के थ्रू अपनी पोजीशन को कैरी करें, मंथ एंड के कॉल्स के थ्रू। और अभी भी व्यू मेरा यही है कि मार्केट में थोड़ा बड़ा सोचें। निफ्टी में एक 24,800 तक का व्यू हम लेकर चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में 56,000 से 56,500 का व्यू था, अब 56,000 तो ऑलरेडी आ गया। मेरे ख्याल से थोड़ा स्कोर एक्सटेंड करना पड़ेगा, 56,500, आई थिंक 57,000 तक भी आप इसको ले जा सकते हैं। अब सिर्फ एक आईटी है जो मार्केट में इस समय कमजोर कड़ी है, एंड आई थिंक मार्केट में वो लार्जर ट्रेंड अब रिज्यूम हुआ है, जिसमें आईटी अंडर परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। और आई थिंक क्रूड पे नजर रखें। और एक रिस्क है वीकेंड पे, लेकिन मैं उसको रिस्क नहीं मानूंगा, वो जो बातचीत को लेकर, क्योंकि मान के चलिए कि सीज फायर हो चुका है। अब इसमें एक आध बार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह उधर आती रहेंगी। अब देखिए कल भी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को मार्केट ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, तो ये सब होता रहेगा। पोजीशन आपको लॉन्ग ही कैरी करनी है। बस एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये सब होने के बाद थोड़ा अपना फोकस अर्निंग सीजन पर भी रखें, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए, और थोड़ा सा ध्यान रखें कि 24,800 के बाद निफ्टी में मुझे नहीं लगता कि उसके बाद बहुत ज्यादा जगह होगी, क्योंकि भले ही क्रूड नीचे आया, लेकिन अभी भी हमारे कंफर्ट जोन से ऊपर है। और दूसरा, अर्निंग सीजन में वैसे ही टीसीएस के साथ कोई बहुत अच्छी शुरुआत तो हुई नहीं है, आगे जाते हुए थोड़े से और अर्निंग्स देखेंगे, खासतौर से बैंक्स के, ऑटोज के, एफएमसीजी की अर्निंग थोड़ी सी इस बार होता है कि थोड़ी सुस्त है, तो इन सब का एक असर पड़ेगा। और मई में मुझे लगता है, मई में वापस एक करेक्शन का रिस्क रहेगा। हालांकि एक चीज क्लियर हो चुकी है कि वर्स्ट मोर और लेस अब प्राइस में। यानी अनुज जी, आपके मुताबिक हेडरूम काफ़ी कम है। अच्छा अनुज, एक और चीज़ हुई आज एमफी के आंकड़े आए, मार्च एसआईपी, और शानदार इजाफा। आई मीन इनफ्लो करीब आप समझिए 30,000 करोड़ से बढ़कर करीब 32,100 करोड़ रुपए। यानी मार्च की भी गिरावट को, ये वो महीना है जो पूरा इस वॉर के साये में गुजरा, बट स्टिल इतना सब्सटेंशियल हाइक है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? लैच ऑन जिसे एक शब्द होता है ना अंग्रेजी में, वो इंडियन इन्वेस्टर्स ने यही किया है। वीरू, मैं एक बात बताऊं, मार्च का डेटा देखकर ना मेरा दिल खुश हो गया। और आप एक चीज बताऊं मैं आपको, देखिए क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे आज मैं जिस इवेंट में आया था, बहुत सब लोगों ने कहा कि सर बहुत शानदार कॉल रही, सिर्फ आपने 22,000 का व्यू लिया था। आपको याद होगा हमने एक चीज और डिस्कस की थी उस पूरी गिरावट में, कि शॉर्ट करके पैसा बनाएं ट्रेडिंग साइड में, लेकिन उसके बाद उस पैसे को वापस इन्वेस्ट करें लॉन्ग साइड पर मार्केट में। आई थिंक कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, लोग एक पर्टिकुलर बात पे फोकस करते हैं, बाकी दूसरी चीज पे फोकस नहीं करते हैं। जैसे हमने शॉर्ट का व्यू जरूर लिया था, अब लोग कहेंगे कि नेगेटिव हो गए, नहीं, शॉर्ट का व्यू था पैसा बचाने का, लेकिन एट द सेम टाइम उस पैसे को मार्केट में डालने का भी व्यू था। और वही स्टॉक्स, वही सेक्टर्स जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे थे, उन्हीं सेक्टर्स और उन्हीं स्टॉक्स में डालने का भी व्यू था। तो मुझे मुझे एक्चुअली डबल खुशी है, मुझे डबल खुशी है कि लोगों ने एक तरफ तो शायद अपना पैसा बचाया होगा, शॉर्ट साइड पर पैसा बनाया होगा, और एट द सेम टाइम बार्गेन रेट्स पर उन्होंने इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग भी की होगी। तो ये मुझे कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक डेटा बहुत अच्छा लगा। जो एसआईपी का नंबर है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब मार्च का महीना वो महीना था जिसमें मुझे एक डर लग रहा था कि कहीं एसआईपी स्टॉपेज रेशो ना बढ़ जाए, कहीं एसआईपी का नंबर ना नीचे आ जाए। लेकिन नंबर नीचे आने की बजाय जिस तरीके से बढ़ा है एसआईपी का, वो आई थिंक इस मार्केट में लोगों का ट्रस्ट, लोगों का भरोसा, वो क्लियरली आपको दिखा रहा है। और उसके साथ ही जो ओवरऑल नंबर भी ऊपर आया। और देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं वीरू, आई थिंक आप ये नंबर पिछले 3-4 महीने से ट्रैक कर रहे हैं। देखिए इंडियन रिटेल इन्वेस्टर कितना स्मार्ट होता जा रहा है। गोल्ड में जब एकदम सबसे बड़ी वाली रैली आने वाली थी, उससे पहले गोल्ड ईटीएफ में इतना इन्फ्लो आया। और जब बड़ी करेक्शन आने वाली थी गोल्ड और सिल्वर में, जब उससे पहले उन्होंने वहां से अपना पैसा खींचकर एक्विटीज में डाला वापस। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय इक्विटी मार्केट्स की एक सॉर्ट ऑफ कमिंग ऑफ एज है, जो आई थिंक मुझे काफी अच्छी लगी। अच्छा अनुज, जैसे कि आपने कहा हेडरूम काफ़ी कम है और निफ्टी के लिए मनूवर करने के लिए, लेट्स बी स्टॉक स्पेसिफिक नाउ। एक धड़ा जो बाजार का कमज़ोर नज़र आ रहा है वो है आईटी, टीसीएस। वो जिसे कहते हैं ना, आई मीन वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाया। अच्छा, बाकी और स्पेस क्या लग रहे हैं जो कि चेज करने लायक हैं जब हम स्टॉक स्पेसिफिक होने की बात करते हैं? फिर मेरा मानना यह है कि यहाँ से एक बड़ी रैली होगी अभी भी पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसी में।
आई थिंक कैपिटल मार्केट में ऑलरेडी वो हम रैली प्ले कर चुके हैं, डिफेंस में हम रैली प्ले कर चुके हैं। आई थिंक पीएसयू बैंक्स ने अभी तक उस लेवल से पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया जिस लेवल से पार्टिसिपेशन शायद पीएसयू बैंक्स दिखा सकते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फोकस होगा। एंड आई थिंक ऑटोज में मौके हैं। मुझे लगता है कि ऑटोज में एक करेक्शन जो थी वो थोड़ी जरूरत से ज्यादा हो गई थी, और कल आपने अशोक लेलैंड का मूव देखा था कल या परसों, ऐसे आप मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इन बास्केट पर फोकस करेंगे तो वहां पर अच्छा पैसा बनेगा। एक आखिरी चीज बिफोर आई गो, ये चीज ध्यान में रखें कि मार्केट में अभी भी एक रिस्क रहेगा, और वो पता नहीं कब वापस आ जाए, कि अगर ये सीज फायर फेल हो गया या क्रूड वापस 100-105 के ऊपर निकल गया। देखिए, अगर ऐसा हो गया तो हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। राइट सर, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से भी, और एमफी का डेटा का जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र जी, एसआईपी डेटा पे भी मैं भी प्रश्न पूछना चाह रही थी, लेकिन वो तो कवर हो गया। एक और चीज़ अच्छी थी इस डेटा में, ये बताया गया सर कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है मार्च के महीने में, और जो कि लगातार आपने बात कही थी कि ब्रॉडर मार्केट्स में अभी रुझान बढ़ाना चाहिए निवेशकों को, तो ब्रॉडर मार्केट्स अब अगला बड़ा ट्रिगर होगा यहाँ पे कमाई का। श्रेया, मेरा मानना ये है कि मिड और स्मॉल कैप में मैसिव रैली बाकी है, मैसिव रैली। आई थिंक ये तो रैली का टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आई थिंक इंडियन मिड कैप, इंडियन स्मॉल कैप एक ऐसी फेज में है जहां पर आप एक अगर ढंग के फंड में या ढंग के 4-5 स्टॉक्स चुनकर पैसा इस लेवल पे लगा देंगे तो आप गलत नहीं जाएंगे। हाँ, बस इस चीज का ध्यान रखें, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स का ध्यान दें, सिर्फ इसलिए पैसा ना लगाएं कि स्टॉक्स भी देंगे। थैंक यू सर जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपना व्यू बताने के लिए। अब लेकर आइए फिर से एक बार निफ्टी स्क्रीन पर, और चर्चा कर रहे थे हम, शानदार रैली के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस वीरेंद्र जी क्या रहे मार्केट में जिसने आपको इम्प्रेस किया आज के सेशन में? बिल्कुल श्रेया, देखिए 2-3 बास्केट जो हैं वो एक फ्रेश मूव के लिए प्रिपेयर हो रही हैं। लेट्स ब्रिंग सिमेंस, पहला स्टॉक लेके आऊँगा आपकी स्क्रीन पे। 3371 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 19 जून 2025 के बाद की जो पूरी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, और इस पूरे ड्यूरेशन में लगभग 4 स्विंग हाइज हैं, उनको बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ 3380 पे पहला स्टॉक सिमेंस। मतलब मुझे बहुत ही क्लियर चार्ट्स जो विजन में अगर आप देखें लग रहे हैं। एक बार ओआई रखिएगा प्लीज़, ज़रा इसको रखिएगा स्क्रीन पे, सबसे क्लियर विजन देता हुआ आपका सिमेंस। फिर लेके आइए जरा प्लीज़ एक बार कमेंट्स, जहाँ स्ट्रेंथ है ऑल टाइम हिट कर दिया, बट जिस प्रकार की बाइंग है, जिस प्रकार के पोर्ट्राइटर्स की कन्विक्शन है, और वो ऊपर की तरफ चढ़ते हुए कन्विक्शन, लुक एट ओआई एडिशन 6.40%, यानी ये एक बार फिर से राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, यानी मेरा झुकाव थोड़ा सा इस वक्त कैपिटल गुड्स की तरफ है। कमेंट्स सिमेंस दोनों ही बेहद शानदार मूव देते हुए। उसके बाद रखिए एक स्टॉक और दिखाइए आपकी स्क्रीन पे, दैट्स चोला फाइनेंस। अगर आप एक कुछ ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं जहां पे शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा ट्रिगर हो सकती है, जो कि शॉर्ट होल्डर्स को थोड़ा सा बैकफुट पे ला सकती है, आज इसने अपना 50 डे में पार किया। 2 एवरेजेस और पेंडिंग है, बट जिस क्लस्टर में धीरे धीरे एंटर कर रहा है, मेरे ख्याल से इस पर शॉर्ट कवरिंग हावी होगी। ये मिडवे में है, ना ऑल टाइम हाई पे है ना लोज पे है, ये मिडवे में है। इंटरमीडिएट ट्रेंड को अगर आप देखें, हमें इस पर राइड करना है तो 3 स्टॉक्स, दो का मेरा झुकाव जो है वो कैपिटल गुड्स में सिमेंस और कमेंट्स, और एक में यहाँ पे एनबीएफसीज में से चोला फाइनेंस पिक कर रहा हूँ। श्रेया, कार्यक्रम का क्रम आज का। ओके, कार्यक्रम क्रम समझते हैं, और आज कमाई का अड्डा में हमारे साथ दमदार पैनल जुड़ा हुआ है। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोदार जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, पंकज रांदड़, कविता जैन और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर आशीष बताएंगे आपको कि रियल्टी में रफ्तार क्यों है। फिर 2:30 बजे टीसीएस पर बुल और बेयर लेकर आएंगे खास रिसर्च आशीष और मैं। साथ ही मार्च में एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा। 2:40 पर आशीष वर्मा बताएंगे पूरी डिटेल इसकी। 2:45 पर दीपाली राणा से समझेंगे कि सन फार्मा के गिरावट की वजह क्या है। 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे हाल में लिस्ट हुई कंपनी अमीर चंद ने निवेशकों को कितना नुकसान पहुंचाया है। और 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे इन्वेस्ट पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग। 3:20 पे लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, पैनल रखिएगा स्क्रीन पे। मीनवाइल निफ्टी 55,900 के पैच को हिट करता हुआ कुछ देर बाद जब कॉल्स पूरी हो जाएंगी तो मैं 2 स्ट्राइक्स को देखूंगा। 24 एक 2 कॉल रेडी रखिएगा, और एक 56,000 की निफ्टी बैंक की कॉल रेडी रखिएगा। पर याद रखिएगा अब हम उस पैच को हिट कर रहे हैं, दैट्स कॉल 24034। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का?
गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ध्यान है एसबीआई पर। सेटअप के हिसाब से बेस बहुत बढ़िया बना है। अब एसबीआई ट्रेड करे 1067 पर और स्टॉप लगाएंगे 1060 का, तब ₹7 का स्टॉप लगाएंगे। टारगेट हो गया 1080। अगर स्पिल ओवर ट्रेड भी बन जाता है नेक्स्ट वीक के लिए तो भी चलेगा। मेरे ख्याल से 1100 तक भी जा सकता है। तो इस सेटअप के हिसाब से वहां तक पुल पॉसिबल है 1100 का, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1080 एसबीआई। ओके, एसबीआई पसंद आ रहा है। गाबा को डेज हाइपर कर रहा है कारोबार 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ। खरीदारी की राय इन स्तरों पर गाबा की तरफ से। मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। फेडरल बैंक में एक छोटा सा करेक्शन पिछले 2 दिनों में देखने को मिला था, लेकिन आज रैली रिज्यूम हुई है। एक रेजिस्टेंस था 290 रुपए का, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो पिछले हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है फेडरल बैंक। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 288 रुपए के स्टॉप लॉस से 297 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 297 के। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 290 वाला कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए 25 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस लगा ले और 12.5 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके, फेडरल बैंक, ये मानस की सुबह भी कॉल थी फेडरल बैंक और 290 की स्ट्राइक आपको पिक करनी है 8 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड करते हुए। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी मदरसन पे। मदरसन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है। इनफैक्ट एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न भी है जो ऊपर की तरफ टूटा है विद अ गैप 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो बाउंस आ रहा है वो और ऊपर तक जा सकता है। द मीडियम टर्म आउटलुक ऑल्सो लुक्स गुड टू मी। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 117 और टारगेट होगा 129 पर। ओके, संवर्धना मदरसन, सोमिल जी को पसंद आ रहा है खरीदारी की राय इन स्तरों पर। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड ऑल द पैनलिस्ट। मैम, बेल के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 60 मिनट चार्ट्स के ऊपर काफी शानदार चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी बेहद शानदार है। 285 की रेंज में जो है इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है छोटा रखिए 280 का, टारगेट है 295 तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, BHL 285 पे आपका बाय कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, देखिए मेरी नजर है एक साइड के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है आज जिस तरह से इसने अपने 50 डे में का जो लेवल था वो था करीब 320 के आसपास। इसको जिस तरह से इसने तोड़ा है तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। प्रोबेबली पोजिशनली तो मुझे लगता है 350 का मेरा टारगेट है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 336 से 340 तक का एक स्विंग एक साइड में आना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 320 का। ओके, एक साइड खरीदारी की राय इन स्तरों पर, ये अच्छा लग रहा है। काउंटर तो टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और सभी कॉल्स बाय साइड की तरफ आई है। एसबीआई गाबा ने पिक किया खरीदारी की राय इन स्तरों पर। टारगेट 1100 के ऊपर दिख रहे हैं। आगे स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर आएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। फिर मानस जी जा रहे हैं फेडरल बैंक के साथ। यहाँ पर खरीदारी की राय उन एसबीआई के तो 1100 तक के टारगेट हैं जैसे कि मैं बता रही थी, और 1060 का स्टॉप लॉस। फेडरल बैंक में आपको 290 की कॉल लेनी है। 12.5 का टारगेट है, 5.9 का स्टॉप लॉस लगाना है। संवर्धना मदरसन, ये पिक करने की सलाह है सोमिल जी की तरफ से। अच्छा कर रहा है काउंटर, 129 के टारगेट हैं, 117 का स्टॉप लॉस लगाना है। पंकज जी कह रहे हैं कि BHL के साथ जाएंगे। पूरे स्पेस में अच्छी खासी रैली, इस पर्टिकुलर काउंटर ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं बनाकर। तो 295 के टारगेट है, 280 का स्टॉप लॉस। और राजीव सातपुते जी की तरफ से एक साइड बताया गया है। स्ट्रेंथ यहाँ पर भी नजर आ रही है, लेकिन 320 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 340 के लिए आप इसे चेज कर सकते हैं। इस मार्केट में आपका फंडामेंटल आइडिया क्या हो, ये भी समझना जरूरी है। स्नेहा जी से बातचीत करते हैं। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम बताइए, मार्केट में अच्छी तेजी बरकरार, ऐसे में कौन सा स्टॉक आएगा आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून सभी को पैनलिस्ट में। तो मेरी पिक आज संवर्धना मदरसन ही है। फंडामेंटल फ्रंट पे भी जो ओवरऑल ऑटो एंड कंपनीज है उनके Q4 में नतीजे काफ़ी बेटर एक्सपेक्टेड है। स्पेशली ऑटो OEM के कंपैरिजन में 20% प्लस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें संवर्धना मदरसन मेरी टॉप पिक रहेगी बिकॉज ये कंपनी बेनिफिट करेगी फ्रॉम राइजिंग प्रीमियमाइजेशन एंड जो ओवरऑल जो हम EV ट्रांजिशन जो हम देख रहे हैं इनके दोनों ही ऑटो सेगमेंट नॉन ऑटो सेगमेंट में ऑर्डर काफी रोबस्ट है। इनफैक्ट नॉन ऑटो सेगमेंट में जो इन्होंने एरोस्पेस में निवेश किया है वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन्होंने बनाई है।
एंड प्लस साथ ही जो इंडिया ने कई सारे बायलैटरल अग्रीमेंट्स जो एंटर किए रिसेंटली कई कंट्रीज के साथ, उसका कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट मिलेगा बिकॉज इनकी काफी ग्लोबल प्रेजेंस है और इन्होंने रिसेंटली काफी एक्विजिशंस किए थे जिससे इनकी प्रेजेंस और स्ट्रेंथन हो जाते हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 148। ओके संवर्धना मदरसन, ये फंडामेंटल लिहाज से भी स्नेहा जी को पसंद आ रहा है और सोमिल जी ने टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी इसको चुना। ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छी खासी बाइंग, पूरा ऑटो स्पेस रखेगा एक बार स्क्रीन पर। और जिस तरीके से आज के सेशन में हम तेज़ी देख रहे हैं, अभी अनुज जी भी मेंशन करके गए कि यहाँ पर बाइंग लौटेगी। और निफ्टी के टॉप गेनर्स में ऊपर के 4-5 स्टॉक्स देखें आप तो ऑटो स्पेस से ही हैं। आयशर मोटर्स रखिए स्क्रीन पर, लगभग 4.25% की तेज़ी यहाँ पर। एक तो उन्होंने ईवी सेगमेंट पे अपना पैर पसारना शुरू किया है। इनकी नई बाइक कल से लॉन्च हुई है ईवी की, और जिसकी शुरुआती कीमत 2,80,000 के आसपास है। उस खबर के बाद आयशर मोटर्स चढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा रखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, 3% से ज़्यादा की रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में भी। रूरल डिमांड में नंबर 1 प्रिफर्ड पिक महिंद्रा एंड महिंद्रा को शुमार किया गया था। इसके अलावा बजाज ऑटो जैसे भी काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आयशर मोटर, राजेश सातपुते जी आप देखें चार्टिस का, कैसा लग रहा है? इसने कमाई करा के तो दिखाई अपने निवेशकों को, लेकिन अब इन स्तरों पर लिक्विडेटिव नजर आ रहा है क्या? देखिए श्रेया, आज इस तरह से आयशर में एक ब्रेकआउट है, और वो जो ब्रेकआउट है सबसे बड़ी बात है 7,200 से लेके 7,000 का ये एक बड़ा क्लस्टर था। इस क्लस्टर के ऊपर ही खुला और वहीं से ये मोमेंटम शुरू है, तो ये मोमेंटम आई थिंक कंटिन्यू होना चाहिए 7,600 तक। 7,600 के आसपास एक छोटी सी गैप है, वो भरेगी। तो 7,600 का टारगेट जो है वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा। बाय करना है ऑन डेप। 7,350 के ऊपर आपका बाय है, 7,300 का स्टॉप लॉस, 7,600 प्लस का टारगेट अभी भी पेंडिंग है। ओके, ये आयशर मोटर्स की बात हुई। पूरे ऑटो में अगर आप देखें तो स्विंग्स, और जो स्विंग्स आते हैं और जो उनको एवरेजेस को जब वो क्रॉस करते हैं तो बड़ा अच्छा एक फीलिंग सी आती है। कुछ ऐसा ही रुझान है M&M का। प्रकाश सर, M&M आज बहुत दिनों बाद एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर डाउन साइड में बना है, 50 डेमा को हिट किया इसने। M&M क्या लग रहा है सर? क्योंकि ये अभी भी रिवर्सल बहुत शुरुआती श्रेणी में है, मतलब शुरुआती अगर आप देखें दौर में है अभी। एक अच्छा रिवर्सल बन रहा है क्या M&M में? मतलब मंथ का ऑलमोस्ट इनिशियल पार्ट गुजर चुका है, आई मीन 1/3 पार्ट, बाकी 2/3 के लिए अगर आप देखें तो इस वक्त प्ले कर सकते हैं क्या M&M को आप? ये क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, टेक्स्ट बुक रिवर्सल पैटर्न है M&M। नॉर्मली ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, बट ये क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न बहुत रेयर देखने को मिलता है, वो है M&M में। और यहाँ पर ब्रेकअवे गैप हुआ है, ट्रेड करा है 3249, देखा स्टॉप लगाना चाहिए 3150। डीप है लेकिन उतना जरूरी है, लेकिन टारगेट भी थोड़े एग्रेसिव होने चाहिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 3,400। क्या ये 3,500 भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, थोड़ा वक्त दीजिए। 3,400 और 3,500 भी पॉसिबल, क्योंकि क्लासिकल टेक्स्ट बुक रिवर्सल पैटर्न है, बहुत रेयर पैटर्न है, लेकिन है M&M। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा रखिए रेडार पर। डेज हाई पर शानदार रैली, जैसे कि आप बस से बता रहे थे, अच्छी स्ट्रेंथ, 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। अच्छा, ये तो ऑटो स्पेस की चर्चा हो गई, एक और स्पेस रखेगा निफ्टी रियल्टी। और निफ्टी रियल्टी कल के सेशन में भी हमने देखा था, परसों के सेशन में भी देखा था, अच्छी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर स्पेस से, जबकि इसने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है अपने इन्वेस्टर्स का। लेकिन आज देखिए सारे स्टॉक्स 1.5% के करीब चढ़ते हुए नजर आएंगे। मजबूत Q4 अपडेट आए हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही कि इस Q4 अपडेट के बाद क्या ये मान सकते हैं कि रियल्टी स्पेस का कमबैक हो रहा है? एक डिटेल समझते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया, और बिल्कुल जैसे कि आपने राइट लिखा कि कमबैक एक्सपेक्टेड है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था जहां पर बताया जा रहा था कि अब काफ़ी सारे संकेत हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टरली अपडेट्स की, FY26 की अपडेट्स की। क्या शानदार मूव देखने को मिले पिछले 5 दिनों में। आप देखें तो ये इंडेक्स रियल्टी स्पेस का 13% ऊपर है। क्या गजब के मूव देखने को मिले हैं। आज भी देखें तो 2 से 2.5% के मूव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब एक एक करके स्टॉक्स और उनकी खबरें आपके सामने रखता हूँ। आज जिसका असर आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में नजर आएगा कि Q4 में कलेक्शन तकरीबन आप देखें तो 14% बढ़े, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं 14% बढ़े। FY26 रिकॉर्ड 16% की बढ़त यहाँ पर बुकिंग वैल्यू में देखने को मिली है। बुकिंग ग्रोथ जो है वॉल्यूम के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है, और FY26 पूरा साल आप देखें तो बेहतरीन वॉल्यूम भी और वैल्यू भी अब तक की सबसे बेस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड होती हुई नजर आई। अब बात करते हैं लोढ़ा डेवलपर्स की। ये स्टॉक में तकरीबन 5 से लेकर 6% का मूव आपको नजर आएगा।
प्री सेल्स इनकी बढ़ी है 23%, कलेक्शंस 18% बढ़े हैं। और जब अच्छे फाइनेंशियल्स होते हैं, बैलेंस शीट मजबूत होती है तो क्या ही कहने। ये कह रहे हैं कि इनका जो कर्ज है 800 करोड़ से घटकर अब 5370 करोड़ के करीब देखने को मिला। फिनिक्स मिल्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि अब इनके पास मॉल्स और साथ में होटल्स का भी कारोबार है, तो ये अलग टाइप से डेटा थोड़ा सा देते हैं। ये कंजम्पशन बता रहे हैं कि 31% बढ़ा है, रिटेल कंजम्पशन में 21% की बढ़त पूरे FY26 में देखने को मिली है। और जो रेजिडेंशियल सेल्स है पूरे साल में, इसमें ज़बरदस्त, क्योंकि छोटा बेस था, नए लॉन्चेस थे, इसके लिए 113% के आसपास का मूव देखने को मिला। प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करिए, FY26 रिटेल की जो ग्रोथ है तकरीबन 11% की देखने को मिली, लेकिन कंपनी शुरुआत में कह रही थी तकरीबन 27,000 करोड़ के आसपास की प्री सेल्स करेंगे, लेकिन FY26 में इससे एक्सीड किया, 30,000 करोड़ की प्री सेल्स यहाँ पर हासिल की। और साथ में आज एक खबर भी देखने को मिली कि मुंबई का अच्छा इलाका है वर्सोवा, यहाँ पर एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जेवी के माध्यम से डेवलप करेंगे, जिसकी GDV है 9,000 करोड़ की। आप समझ सकते हैं कि रियल एस्टेट में किस प्रकार की डिमांड आपको देखने को मिल रही है। बाकी छोटे छोटे स्टॉक्स तो मैं मेंशन ही नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप नज़र रखिए आदित्य बिरला रियल एस्टेट पे, जहां पर गुरुग्राम में तकरीबन 16,000 करोड़ की बुकिंग इन्हें मिल गई है। एक महीने में आप देखें तो 97% जो इनकी इन्वेंट्री थी पूरी बिक गई। ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिला। और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इसने भी मुंबई के मार्केट में जब से एंट्री किया लगातार लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में एक लॉन्च किया जिसमें 2400 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू पोटेंशियल है। तो ढेर सारी अच्छी खबरें और रिपोर्ट भी याद आती है जिसमें कहा गया था Q4 लॉन्च ड्रिवन होगा, अर्निंग्स यहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। और इसी का असर है कि पिछले 5 दिनों में ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो ये स्पेस एक बार फिर से बजिंग स्पेस है और आपने रियल एस्टेट का कमबैक ये हेडिंग दी। ऐसे में इसने आपकी राय क्या? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो रियल एस्टेट में धीमापन तो है, इसमें कोई राय नहीं है, बट आपकी रेट साइकिल को देखते हुए प्लस एक और चीज़ देखते हुए कि यहाँ पे जो वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो गए थे वो थोड़े से अब कूलिंग ऑफ हो गई है। लुक एट गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2,000 रुपये ट्रेस हो गया था। आपको एंट्री का सबसे वाजिब मौका कहाँ मिल रहा है, कहाँ लग रहा है? और एक और चीज़ है जहाँ पे क्लासिकल कॉम्बिनेशन हो, जहाँ पे आपके पास एक लग्जरी का भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो, जहाँ पे आपके पास लो कॉस्ट हाउसिंग भी हो, जहाँ पे कॉमर्शियल, तीनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। ऐसी रियल एस्टेट कंपनी आपके जहन में कौन सी आती है? देखिए एक्चुअली रियल एस्टेट में जो आपने कहा कि धीमापन डेफिनेटली है, बट Q4 में हमने अच्छे सप्लाईज देखे हैं और वो सप्लाईज के सामने डिमांड फिर भी काफ़ी हेल्दी थी। तो डिमांड सप्लाई जो एक मिसमैच है वो सिनेरियो नहीं क्रिएट हुआ है। इन्वेंट्री लेवल्स अभी भी काफ़ी स्टेबल है एंड प्राइस कट्स कहीं पे भी इनिशिएट नहीं हुए। इनफैक्ट कहीं कहीं प्रोजेक्ट्स में प्राइस हाइक्स ही हुए हैं। तो ओवरऑल Q4 का क्वार्टर रियल एस्टेट कंपनीज के लिए काफ़ी डिसेंट रहने वाला है। इनफैक्ट जो रिसेंट अपडेट्स भी जो आई हैं उनसे भी हमें यही पिक्चर मिल रही है कि मोटा मोटी सबने अपने FY26 के गाइडेंस को मीट भी किया है। तो अब इस सिनेरियो में मुझे आदित्य बिरला रियल एस्टेट अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इनकी वेल डाइवर्सिफाइड लॉन्च पाइपलाइन है। इनफैक्ट जो इनके 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं नियारा और नाविया, वो स्पिल होके FY27 में चले गए। तो FY26 के नंबर्स थोड़े से वीक रहेंगे, बट 27 का जो आउटलुक है, बिकॉज ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो स्पिल ओवर हुए हैं, तो उससे FY27 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और गुड़गांव में जो इन्हें स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है उससे एक चीज समझ में आती है कि इनके प्रोजेक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है एंड प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में डिमांड की एज सच कोई कमी नहीं है, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में हमने थोड़ी सी देखी कि कहीं ना कहीं कंसर्न आ रही है विद रिस्पेक्ट टू डिमांड। तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट आप इसको है ना कहते लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बिकॉज काफ़ी डिसिप्लिन्ड इनकी ओवरऑल बैलेंस शीट है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफ़ी डिसेंट है एंड एक रेंटल एनुइटी भी इनकी बिल्डअप हो रही है साइड बाय साइड। सो इसे मैं रिकमेंड करूंगी अगर रियल एस्टेट पैक देखना, बिकॉज वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है एक शार्प कूल ऑफ के बाद एंड इसमें टारगेट प्राइस आप 2000 का रख के चल सकते हैं। ये था स्नेहा जी का एक टेक रियल एस्टेट स्पेस पे। मीनवाइल कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे भी हैं, मैं हम शायद थोड़ी देर में बात करें कि वो बाजार को टुवर्ड्स एंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं।
और इस पीस स्टॉक को लेकर कल होने वाली, हालांकि मैं कुछ देर में आऊँगा बात करूँगा, बट उसका एक इम्पैक्ट है। निफ्टी बैंक हायर लेवल्स आप देखिए करीब करीब 350 पॉइंट रिट्रेस हो गया। निफ्टी इटसेल्फ अगर आप देखें जिस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी वो 24,034 का पैच, वहाँ से अगर आप देखें 100 पॉइंट रिट्रेस हो गया। सो है कुछ फैक्टर्स, और इसीलिए मैं कह रहा था कि एज ए डे ट्रेडर उस जब शेयर में थे स्क्रीन पे तभी मैंने बात की थी कि अब जो शुरू होता है वो टर्बुलेंस वाला फेज शुरू होता है। अब जो शुरू होता है वो फेज शुरू होता है जिसमें आपको ट्रेड पे पैसा मिलेगा बहुत मुश्किल से। 10 बजे तक जो पैसा मिल गया था बहुत शानदार तरीके से विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स मिल गया था। बट मैं फिर इंडेक्स से बाहर निकलता हूँ कुछ देर के लिए और मैं बात करता हूँ एक दो स्टॉक्स की, वही जो मैंने शुरू में मेंशन किए थे, कमिंस, सिमेंस, बट द थर्ड वन इज ABB। राजेश सतपुते जी, एक बार जरा ABB को देखिएगा, 2.25% ऊपर 6803, और मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इसी प्राइस में दिसंबर के लास्ट वीक में एक प्राइस डैमेज था, रेंज ब्रेकडाउन था, अभी उस प्राइस जोन में फिर एंटर कर चुका है। आपका टेक क्या है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वीरेन जी, अगर आप ABB का डेली चार्ट देखें, तो इसमें एक दिखता है कि अगर आप ट्रेंड लाइन करते हैं, यानी अगर राइजिंग ट्रेंड लाइन रखते हो, तो राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आता है करीबन 6,850 से 6,900। तो पिछले 6 दिनों से ये जो रैली है, ये अपने एक इम्पोर्टेंट पड़ाव पे है, जो है रेजिस्टेंस 6,850 से 6,900। तो अगर देखो, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग ज़ोन हो सकता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक 6,900 टूटेगा नहीं, ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक नई तेज़ी नहीं होगी, तो प्रोबेबली यहाँ पे एक पॉज़ हो सकता है। तो अगर अगर ABB का पोज़ीशन, अगर ABB की पोज़ीशन है, तो आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉफिट टेकिंग ज़ोन, जहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर डिप मिले तो फिर से री-एंटर कर सकते हैं। ओके, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो इस जोन पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। फिलहाल ABB इंडिया पर ये व्यू हो गया। अच्छा, कुछ और काउंटर्स की चर्चा कर लेते हैं। एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन पर कोल इंडिया, और आज के सेशन में 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी। कारण है इसके पीछे, वो समझेंगे, लेकिन याद रखिएगा कोल इंडिया चढ़ते हुए मार्केट में भी गिर रहा है, और आपको याद होगा जब मार्केट काफ़ी वीक था तो कोल इंडिया संभलता हुआ स्टॉक नजर आ रहा था। लेकिन कंपनी ने आज साफ किया है कि इनपुट कॉस्ट की बढ़ती लागत के बावजूद वो ग्राहकों पर इसका बोझ नहीं डाल सकते हैं। पूरी डिटेल एक बार समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, क्या है ये मामला कोल इंडिया का? दरअसल इनकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। अब कोल इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत और हेडेक की बात है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइनर है, कैश बहुत ज़्यादा है, डेट नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अभी भी आप देखें तो मेजॉरिटी जो भारत में बिजली उत्पादन होती है वो कोयले के माध्यम से ही होती है। लेकिन इस स्टॉक में दिक्कत हमेशा एक ही रही है कि अपनी हिसाब से कीमतें बढ़ा नहीं सकता, हर बार सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। आपको याद होगा कि रशिया यूक्रेन के जब तनाव हुआ था तभी भी कोयले की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तभी भी कोल इंडिया खुलकर कीमतें बढ़ा नहीं पाया था। अब बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनपुट कॉस्ट आप देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये ग्राहकों को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। हालांकि कंपनी इसे बताने में थोड़ा सा प्राइड दिखा रही है कि वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं, अपने ग्राहकों का ख्याल रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर अब तक अमोनियम नाइट्रेट की कीमतें 44% तक बढ़ चुकी हैं, और साथ में इंडस्ट्रियल डीजल होता है इसकी भी कीमतें बढ़ी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोयले की माइनिंग में अमोनियम नाइट्रेट का क्या काम है, तो ये जो खदानों में ब्लास्ट करते हैं वो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल के मिक्सचर के माध्यम से ही करते हैं, तो दोनों की कीमतें बढ़ गई, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगेन आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बता रहे कि 44% बढ़कर 72,750 रुपये प्रति टन के आसपास की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपना थोड़ा सा दिल बड़ा रखा है, ग्राहकों का ख्याल रख रहे हैं, और इनकी जो सब्सिडरीज़ हैं कोल इंडिया की, तो टोटल 8 सब्सिडरीज़ है। इनमें से अगर आप देखें तो ये ई ऑक्शन के प्राइजेस में कहीं ज़्यादा एलिवेशन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं, और इसी के चलते आप देखें तो मार्केट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, पहले भी नहीं पसंद था, और इसी का नतीजा है कि आप देखें कि स्टॉक फिलहाल 4% नीचे है। और इंट्राडे में तो 5% तक लुढ़क गया था। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। कोल इंडिया का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। हालांकि इसने बहुत संभाला जब मार्केट दर्द में था। 5% नीचे आज के सेशन में सोमिल जी खरीदेंगे? कोल इंडिया ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे की तरफ तोड़े हैं। प्रीवियस वीक का जो लो था वो लो नीचे की तरफ टूटा है, दैट मींस लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस बनना शुरू हैं।
वीकली चार्ट्स पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये जो प्रीवियस स्विंग लोज हो वीकली चार्ट्स पर वो नीचे की तरफ टूटे। मुझे लग रहा था कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न जो ऊपर की तरफ टूटेगा, लेकिन ये नीचे की तरफ टूटा है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी नीचे की तरफ टूटी है, तो अब ये एक कॉशियस स्टैंस पे है और मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी टाइम के लिए दूर रहना चाहिए जब तक इसके अंदर एक रिवर्सल पैटर्न ना मिले, थोड़ा सा बेजिंग आउट ना हो। नीचे में जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अराउंड 415 410 के आसपास है, तो यहाँ तक आने की राह देखे या तो फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बनने की राह देखे। इस समय अवॉइड करके चले, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। ओके, अवॉइड करना है कोल इंडिया को इस गिरावट में। फिलहाल अभी कोई कन्विक्शन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बज गए हैं 2:30 और वक्त हो रहा है टॉप 3 कैश कॉल्स का। तो कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा सर से, राजेश सातपुते जी से और सोमिल जी से। गाबा सर बताइए, कैश में कौन सा स्टॉक? मेरे ध्यान पर है एम्बर एंटरप्राइज। एम्बर एंटरप्राइज 1115 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे करीब समथिंग लाइक 7125। अब ट्रेड कर रहा है 7252 पे, 7250 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे करीब 7125 पर। टारगेट रहेगा 7500 नेक्स्ट वीक के लिए एम्बर एंटरप्राइज। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस। सोमिल, आपका कैश कॉल क्या रहेगा? मेरा कैश कॉल होगा जेंसार टेक पर। जेंसार टेक में एक छोटा सा कंसोलिडेशन 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर बना है और वो ऊपर की तरफ, ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। आज थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस रहेगा 545 पर और ऊपर में टारगेट्स होंगे 600। ओके, जेनटेक ये हो गई सोमिल जी की पिक। राजेश सातपुते जी, आप बताइए, कैश में आपकी बाइंग, खरीद मतलब? श्रेया देखिए, मेरी नजर है बर्जर पेंट्स के चार्ट के ऊपर। बर्जर पेंट में एक ब्रेकआउट मिला है 450 का, वो लेवल था 50 DMR 454 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो 450 के ऊपर बर्जर पेंट में एक फ्रेश बाय ट्रिगर हुआ है जिसका टारगेट इमीडिएट 480 का होना चाहिए। तो लॉन्ग करना है, प्रोबेबली आज नहीं नेक्स्ट वीक के लिए इसका टारगेट 480 होगा। स्टॉप लॉस होगा 445 का। वो जो पेंट्स यहाँ पर खरीदारी की राय 4.5%। अब अच्छा, एक बार एशियन पेंट्स लेकर आएगा। पेंट स्पेस में अच्छी खासी रैली शुरुआत से जिक्र कर रहे थे हम सारे स्टॉक्स का। एशियन पेंट्स, बोजो पेंट्स, एक बार ग्रासिम भी दिखाएंगे स्क्रीन पर, वो भी रख दीजिए। यहाँ पर कैसे मूव नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर इस तरह से फिसला है। आप बताइए पंकज जी, एशियन पेंट्स पर क्या राय होगी? काफ़ी चल गया आज के सेशन में, क्या चेज किया जाए? जी, एशियन पेंट्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है क्रूड को रिलेट करेगा। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन की फेज में है। अगर एक यहाँ पे फ्लैग अगर बन जाता है 30 मिनट्स की चार्ट्स के ऊपर और आज का हाई अगर क्रॉस करता है 2374 का, तो मुझे लगता है इसके अंदर दोबारा एक बाइंग रिज्यूम हो सकती है। 2350 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा यहाँ पर। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 2410 रुपए तक की लेवल्स ये मीट कर सकता है। एशियन पेंट सुबह सुबह हमने मानस के साथ पहले पिक किया था। ये बहुत ही अर्ली, मेरे ख्याल से 9322 पे, 2322 पे। उसके बाद हमने फिर एक बार उसको 2355 पे इसका आंकलन दोबारा किया था और अभी भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। कविता जी इस बीच इस पैनल में जुड़ चुकी हैं। कविता जी नमस्कार, आपका इस वक्त का कॉल क्या रहेगा? कहाँ पे कन्विक्शन है आपका? हाय वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कंडीशनल बाय होगा। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मूव CDSL पर बनते हुए दिखा है। काउंटर एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है ऑन अ वीकली टाइम एंड डेली टाइम फ्रेम पर। अपने 50 EMA के ऊपर जाकर ये एक डोजी फॉर्मेशन का भी कंफर्मेशन देते हुए दिखता है। सो अंटिल काउंटर 1270 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम 1340, 1320, 1340 के प्राइस मूव के लिए। ओके, CDSL 1299 पे आपका बाय कॉल। आज डिपॉजिट स्पेस को देखें तो एक बार पूरा ये स्पेस रखिएगा। BSE, MCX दोनों डिपॉजिटरीज रखिएगा, CDSL, NSDL, देन आप रखिएगा ग्रो, देन आप रखिएगा 361, सारे के सारे स्टॉक रखिएगा। सोमिल, अभी अगर मुझे, जैसे कि मैं प्रकाश सर से पूछ रहा था M&M के बारे में, अभी 2 अंश इस सीरीज के और बाकी हैं। अगर आपको कैपिटल मार्केट थीम के अंतर्गत ही शॉर्ट कवरिंग को खेलना है और कहाँ पे क्या आपको स्कोप नजर आ रहा है इस वक्त? वन स्टॉक एक स्टॉक जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वो कैम्स है। और कैम्स में क्योंकि
प्रीवियस स्विंग लोज जो थे अराउंड 600 के आसपास थे, दिस इज द थर्ड टाइम कैम्स ने वही लेवल से वापस से एक अच्छा बाउंस दिखाया है। ऑलरेडी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कैम्स में ऊपर के तरफ 750 तक ये स्टॉक जा सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। स्टॉप लॉस नीचे में थोड़ा सा डीप होगा अराउंड 690 और उसके नीचे 675, ये दो सपोर्ट लेवल्स है। लेकिन आई थिंक कैम्स वुड बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। जो प्रीवियस स्विंग हाइज है 766 के, ये लेवल्स भी अचीवेबल हैं। ओके, कैम्स 2% अप डेज हाई पर इस पूरे स्पेस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ, हालांकि मार्केट ही आज काफ़ी ऊपर है। अच्छा, कुछ और काउंटर्स की चर्चा कर लेते हैं जहां पर अच्छे कमाई के मौके बने हैं। एक बार श्रीराम फाइनेंस लेकर आएगा स्क्रीन पर। श्रीराम फाइनेंस शुरुआत में अच्छी खासी तेज़ी और अभी कहाँ कर रहा है कारोबार, 2.5% तेज़ी के साथ अभी भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है। रेटिंग अपग्रेड हुई है, AAA की रेटिंग, और MUFG के साथ जो डील है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी फ़ायदा होगा श्रीराम फाइनेंस को। ऐसे में स्नेहा जी, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है, इन स्तरों पर ऐड कर सकते हैं? डेफिनेटली इन स्तरों पे श्रीराम फाइनेंस को ऐड कर सकते हैं। हो सकता है स्टॉक शायद थोड़ा कंसोलिडेट करे, तो इसे थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में ऐड करना चाहिए। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में जो इन्हें रेटिंग अपग्रेड मिली है और जो फ्रेश मनी इन्फ्यूज हुआ है, उससे इनके बैलेंस शीट को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा। एंड जो ओवरऑल इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी नीचे आ जाएगी, बिकॉज बैलेंस शीट को भी काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है। लिक्विडिटी मैंने हायर लिक्विडिटी की जो एक्सेस मिल रही है, उससे इनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी एक्सपैंड हो जाएगी। सो श्रीराम फाइनेंस फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी रोबस्ट है। अगर हम हमारा ऑटो सेक्टर पे क्योंकि व्यू पॉजिटिव है, तो ओवरऑल बिकॉज इनकी लार्ज प्रेजेंस ऑटो व्हीकल फाइनेंसिंग में ही है, सो अगर ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा तो श्रीराम फाइनेंस डेफिनेटली अच्छा करेगा। और विथ बेटर बैलेंस शीट एंड बेटर रेटिंग, इन्हें जो ओवरऑल बेनिफिट्स मिलेंगे काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो इनकी जो निम्स है वो एक स्टेडली इम्प्रूव होगी, और जो इनके ROAs है उनमें एक अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। इनफैक्ट हम ROA जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 3.9% एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय FY28, एंड ROEs 13.6%, जो कि शार्प इम्प्रूवमेंट है। सो ऑल इन ऑल अगर आप AUM ग्रोथ में 20% प्लस की बढ़ोतरी देख सकते हैं, एंड जो अर्निंग्स ग्रोथ है वहाँ पे कुछ 30% जैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर नेक्स्ट 2 years। ओके, श्रीराम फाइनेंस पर ये व्यू हो गया स्नेहा जी का। अब वक्त हो रहा है, कुछ कह रहे थे क्या वीरेंद्र जी आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। ठीक है, अब ट्रेड पिक कर लेते हैं। हाँ जी, ट्रेड पिक कर लेते हैं। हाँ, ओके, तो धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम मानस जी, पंकज जी से और साथ ही सोमिल जी से। तो बताइए पंकज जी, ऑप्शंस में कौन सा स्टॉक? जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 1200 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से आज स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने मिल रही है, प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड रहेगा। 31 रुपीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका एक छोटा सा 27 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर 39.43 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1200 की कॉल आपको पिक करनी है। अगला ट्रेड पिक करते हैं ऑप्शंस में। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, एम्बर पे मेरा ध्यान है। एम्बर में कुछ रिवर्सल के साइन है। स्टॉक ने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो एम्बर का 7300 का कॉल ऑप्शन जो 250 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 199 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 350 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, एम्बर ही मानस जी की पिक हो गई। सोमिल जी, आप बताइए ऑप्शंस में क्या देख रहे हैं? ऑप्शंस में मैं भारत फॉर्ज देख रहा हूँ। भारत फॉर्ज में एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस बनना शुरू हो गए हैं। ट्रेडिंग अबाउट 20 and 40 डेली मूविंग एवरेज। ऑप्शंस में 1780 के स्ट्राइक प्राइस का हम ऑप्शंस खरीदेंगे, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे इसी एक्सपायरी का 28 अप्रैल का। इस समय चल रहा है 65 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 50 पर। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर में 1900 के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा इन भारत फर्स्ट। तो जो कॉल का टारगेट होगा वो 90 तक का होगा, प्रॉब्ली उसके ऊपर भी जा सकता है।
ओके, भारत फोर्ज ये पसंद आ रहा है ऑप्शंस में सोमिल जी को, तो 3 ट्रेड्स हमने पिक कर लिए हैं ऑप्शंस के। भारत फोर्ज, साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये 3 ट्रेड्स सुझाए गए हैं। अब आपको इंटरेस्टिंग डेटा बताते हैं। मार्च में बाजार की गिरावट के बावजूद अगर आप देखें तो निवेशकों का भरोसा बरकरार है। मार्च में इक्विटी फंड्स में निवेश 55% बढ़कर 40,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। इंटरेस्टिंग इजंट इट? और जुलाई 2025 के बाद अगर आप देखें तो इक्विटी फंड्स में निवेश सबसे ज्यादा है। पूरी डिटेल समझते हैं एक बार फिर से आशीष वर्मा जी से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। क्या है, मूड सेंटिमेंट का अहम बैरोमीटर मानते हैं हम ये म्यूचुअल फंड का डेटा आजकल। और मार्च वो पीरियड था जब वो पूरा वॉर का मूड कैप्चर हुआ। ये वेस्ट एशिया वॉर शुरू कब हुआ था? 28 फरवरी को। तो पूरा मार्च का महीना, मार्च के महीने का निफ्टी का प्रदर्शन देखिएगा, क्या दबाव आया था। हमने एक महीने में, उस महीने में 2800 पॉइंट गवाए, करीब 11% निफ्टी कमजोर था। इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट था जब ये आज नंबर्स आने वाले थे कि हम रिटेल का भरोसा बना रहा या डगमगाया। जहां तक भरोसे की बात है, अभी अभी एसआईपी इनफ्लोज के नंबर्स आपने आते हुए देखे। आपको याद होगा 31,000 करोड़ रुपए के आसपास के एसआईपी के नंबर्स आए थे दिसंबर में, रिकॉर्ड छुआ था और जस का तस रिकॉर्ड बना रहा जनवरी में। फिर फरवरी में मामला ठंडा होने लगा था, ऐसा लगा वो वॉर की सुबुगाहट से पहले मामला डगमगाया है, थोड़ा सा डर लगा था। लेकिन लीजिए, पहली बार 32,000 करोड़ के पार एक मंथ का एसआईपी इनफ्लो, नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर बनाते हुए एसआईपी इनफ्लोज। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग थी, मैंने एक और चीज मैप कर दी, पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स का प्रदर्शन, एसआईपी के इनफ्लोज। इस बीते साल FY26 में 3.5 लाख करोड़ रुपए के एसआईपी इनफ्लोज आए। यही नहीं, अब आगे बढ़ाइए जरा, अब आइए इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज पे। 40,000 करोड़ रुपए एक्टिव इक्विटी इनफ्लोज, क्या जंप है। 26,000 करोड़ रुपए से बढ़ के 55% का जंप है मंथ ऑन मंथ इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज में। जहां तक सोने की बात आपने छेड़ दी थी, अब मुझे लगता है उसकी मैपिंग बंद करनी पड़ेगी। वहां एक समय था जब हमने एक मैसिव सर्ज आता हुआ देखा था गोल्ड ETFs में, पर उसके बाद फरवरी में आया 78% का डिक्लाइन, और उसके ऊपर देखिए 50-100 करोड़ रुपीस वाला सिर्फ 2200 करोड़ रुपए नए वो नॉर्मल की तरफ वापस जाते हुए। अब गोल्ड की तरफ इन्फ्यूजन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ऐसे एक कंपैरिजन ड्रॉ करके रख दिया कि इक्विटी के इनफ्लोज और गोल्ड के इनफ्लोज। ये वो समय था जनवरी का जब गोल्ड सरपास कर गया था इक्विटी को, और उसके बाद देखिए समीकरण वापस किस तरह से बदलते हुए आपको नजर आएंगे। नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाना जरूरी है। इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के AUMs 82 लाख करोड़ रुपीस पे थे, रिड्यूस होकर 73 लाख करोड़ रुपीस आ गए। जब सब अच्छा था तो ये क्यों? इसमें टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हैं। डेट ओरिएंटेड स्कीम्स यानी कि ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, वहां से पैसा निकला है। इससे मैं कहूंगा टिपिकल ईयर एंड इफेक्ट लिक्विडिटी और डेट पे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का क्लोज था, सिर्फ ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं इस नंबर पे ज्यादा। हर फाइनेंशियल ईयर की क्लोज में ऐसे ही होता है। और फाइनली वो ब्रेकअप, वो लार्ज कैप, वो फ्लेक्सी कैप, वो मिड कैप, वो स्मॉल कैप, मंथ ऑन मंथ देखिए किस तरह का इंफ्यूजन आता हुआ नजर आया है। लार्ज कैप्स में 42% का जंप, फ्लेक्सी कैप 45% बढ़े, मिड कैप्स 51 और स्मॉल कैप्स में 61% मंथ ऑन मंथ का जंप है। डेटा बेहद इंकरेजिंग है। रिटेल हो, मेरे ख्याल से लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, सबकी तरफ से ये डेटा दिखा रहा है रेजिलियंस इंडियन निवेशकों का। बिल्कुल, एक फैक्टर होता है दैट्स कॉल्ड रेजिलियंस, और दूसरा आप जैसा कि आशीष ने समझाया लिक्विडिटी फ्लो, एग्जैक्टली इन कंपैरिजन विद आई थिंक जो एसेट क्लास का बिहेवियर रहा लास्ट 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये इंटरेस्टिंग था। खैर, मैं आपकी स्क्रीन पे इस बीच निफ्टी रखूंगा। इट्स 55758, स्लाइटली रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 23984। डॉक्टर साहब, वो जरा 24,000 की कॉल कुछ देर में रखिएगा, एक बार उसको टेस्ट करेंगे वो कॉल आइटर एग्जैक्टली क्या कर रहा है। लेकिन उससे पहले वो ट्रेड्स ले लेते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस के सौजन्य से आएगा। FNO सुपरस्टार राजेश सतपुते, चार्ट का चमत्कार पंकज रांतड़, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा स्नेहा पोद्दार। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मैरिको पे थोड़ा ध्यान है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया है, 20-10 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है।
तो मैरिको का 760 का 760 वाला कॉल ऑप्शन जो 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 13 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 24 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मैरिको सस्ता ऑप्शन में ये पिक हो गई। डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। राजेश सातवती जी बताइए, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या होगा? चलिए देखिए, ऑटो सेक्टर से होगा टीवीएस मोटर। मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है, फायर हाइज बना रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से ये मोमेंटम पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है इवेंचुअली 3,900 3,950 तक का मूव यहाँ पे पेंडिंग है। सो इनिशियली 3,900 के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर बाय करे। 3,800 के ऊपर का बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 3,780 का टीवीएस मोटर। ओके, टीवीएस मोटर्स। पंकज जी के पास चलते हैं चार का चमत्कार ट्वीट के लिए। पंकज जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, कमिंस इंडिया के ऊपर नजरें हैं। एक मारूबोजू कैंडल बनी हुई है। 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर अभी होना स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मोमेंटम ये बहुत शानदार है और कंटिन्यू हो सकता है। 5,110 की रेंज में अभी ये फिलहाल फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। ट्रेड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 5,050 रुपए का मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 5,280 रुपए तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं आज और कल में। ओके, कमेंट से पिक हो गई चार्ट का चमत्कार में पंकज जी की, और शानदार रैली शुरुआत से हम इसका जिक्र कर रहे हैं। मिड कैप फंड आप समझ लेते हैं। स्नेहा जी बताइए कौन सा स्टॉक? हाँ, तो मिड कैप फंडा में मैंने वारी एनर्जीज चूज किया है। तो हाल ही में कंपनी ने अपनी 3000 मेगावाट की जो सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी है फैसिलिटी गुजरात में उसे कमीशन किया था। ये इनके ओवरऑल बड़े केपेक्स प्लान में से एक ये पार्ट है, एंड ये कंपनी को हेल्प करती है अपने ओवरऑल कैपेसिटी को एक्सलरेट करने में, जो कि ग्लोबल और डोमेस्टिक सोलर डिमांड को मीट करने में हेल्प करेगी। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ऑफ लेट काफी कुछ फोकस किया है अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करने में। इनफैक्ट रिसेंटली उन्होंने डेवलपमेंट्स किया है इंगॉट, वेफर और सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, जो कि वो लार्जली पहले इंपोर्ट करती थी। तो इससे इनकी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है काफी रिड्यूस हो जाएगी और मार्जिन्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। एंड ओवरऑल अगर हम कंपनी को देखें तो पहले जो कंपनी लार्जली एक मॉड्यूल असेंबली में मॉड्यूल असेंबली में ज़्यादातर लिमिटेड थी, वो अब फुल फ्लेजेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। एंड उन्होंने फुल कंट्रोल ले लिया अक्रॉस द वैल्यू चेन, जो कि इनके ओवरऑल कम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करता है एंड मार्जिन विजिबिलिटी को काफ़ी स्ट्रेंथन करता है। तो इनकी जो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ है वो प्रिटी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट अगर हम नेक्स्ट 2 इयर्स की बात करें तो रफली अराउंड 20% अर्निंग्स ग्रोथ हम देख सकते हैं, एंड वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। एट 20 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रही है। तो इसे 1 ईयर टारगेट प्राइस ऑफ 3,514 के नज़र से रडार पे रखा जा सकता है। ओके, वाली एनर्जीज। देखिए, अब ये चार का चौका के ट्रेड्स हो गए पूरे। एक बार निफ्टी लेके आइए, एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए। मैं आपको कुछ देर से इस बात को मेंशन कर रहा था प्लीज़, कि थोड़ा सा मामला टुवर्ड्स एंड जिटरी हो रहा है, संदेहपूर्ण हो रहा है। वो जो फ्लो था अगर आप देखें वो थोड़ा सा शांत पड़ा है, इनफैक्ट बैकफुट पे आए हैं। रीज़न क्या है? वो जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं उसके अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्यों लग गया है, कहाँ मामला फंसा है, ये बात करते हैं लक्ष्मण जी से, सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण जी, क्या लग रहा है? मैं थोड़ा सा प्राइस को देख के फील कर रहा था कि प्राइस टुवर्ड्स एंड मार्केट कंफर्टेबल नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, ये वार्ता, क्या इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है? और अगर है तो ऐसा क्यों? मामला कहाँ फंस रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल कल से इस्लामाबाद में जो बातचीत होनी है ईरान युद्ध को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, उस पर अब सस्पेंस बरकरार हो गया है। सस्पेंस या फिर क्या मामला लटकता दिख रहा है। लटकता क्यों दिख रहा है? क्योंकि सबसे जड़ है इसमें लेबनान को लेकर के। जो इजराइल है वो लगातार लेबनान पर हमले किए जा रहा है, जबकि ईरान का कहना था कि सीज़ फायर में लेबनान को आपने शामिल किया था, यानी सीज़ फायर के तहत लेबनान पर आप हमला नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल कह रहा है कि नहीं, सीज़ फायर में लेबनान शामिल नहीं था और लेबनान पर हम हमला करते रहेंगे। ईरान ने कहा कि जब तक आप लेबनान पर हमला करेंगे तब तक हम जो है इस
वार्ता में शामिल नहीं होंगे। और अभी तक जो ताज़ा जानकारी आई है, अभी तक ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद के लिए ना तो रवाना हुआ है, ना तो इस्लामाबाद कोई ईरान का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। अगर इस वार्ता में ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचता है तो फिर वार्ता का कोई मतलब यहाँ पर नहीं रह जाएगा। अब आप पूछें कि इजराइल क्या कर रहा है। दरअसल इजराइल के ऊपर इस बात का बहुत भारी दबाव है यूएस की तरफ से कि आप लेबनान पर हमला करना बंद कर दें, लेकिन अभी तक की जो ताज़ा जानकारी है, अभी भी लेबनान पर इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने यह कहा है कि लेबनान से हम सीधी बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन लेबनान कह रहा है कि आप सीधी बातचीत तभी करिए जब हम पर हमला रोकिए। इजराइल कह रहे हैं हमला हम नहीं रोकेंगे, बातचीत करिए, हमला बाद में रोकेंगे, सफल होगी बातचीत तब। यहाँ पर भी मामला फंस गया है। तो इजराइल लेबनान के बीच बातचीत होने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में लेबनान पर हमला जारी है, तो ईरान अपनी जिद पर अगर अड़ा रहा तो फिर अगर इस बातचीत में शामिल नहीं होता है तो फिर कल से शुरू होने वाली इस्लामाबाद वार्ता जो है वो सफल होती नहीं दिखेगी। हालांकि अभी तक ईरान शामिल नहीं होगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। और चूंकि ईरान के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है, तो जाहिर तौर पर इस्लामाबाद वार्ता पर सस्पेंस जारी रहेगा। अच्छा लक्ष्मण जी, ठीक है, आपने बात बिल्कुल हर डायमेंशन से बिल्कुल क्लियर कर दी। जब ये कल सीज फायर हुआ था, जब ये अस्तित्व में सीज फायर आया था, सबसे पहली प्रथम शर्त थी यूएस की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो जहाज़ों की आवाजाही है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाए। क्या लेबनान पे इजराइल की स्ट्राइक का वहाँ की आवाजाही पर असर पड़ रहा है? आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? कुछ अपडेट इस संदर्भ में? देखिए, इसमें दो पहलू है। दरअसल इसमें यह कहा गया कि जैसे ही सीज फायर होगा, आप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे। ईरान ने सीज फायर ऐलान होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया, लेकिन ईरान ने कहा कि जब हम सीज फायर के हम शर्तों को मान रहे हैं तो इजराइल क्यों नहीं मान रहा। तो ईरान ने यहाँ पे धमकी दी कि अगर लेबनान पर हमला जारी रहा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर बंद कर देंगे। उसके बाद ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अलग अलग स्रोत से ये खबर आई कि वहाँ पे बिल्कुल माइंस बिछा दी गई है। फिर ईरान ने एक वैकल्पिक रास्ता दिखाया कि इधर से मत जाइए, इधर से जाइए, मेन रूट था उसको बंद कर दिया। लेकिन अभी ताज़ा जानकारी है कि वहाँ से जहाज़ों का आना जाना जारी है, जो शिप के डेटा दिख रहे होते हैं उसके हिसाब से। लेकिन अगर ये लेबनान पर हमला जारी रहता है, बातचीत में ईरान शामिल नहीं होता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। इस पर फिर से आपको एक सस्पेंस बना रह जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो शायद बाजार की पोजीशनिंग पे टुवर्ड्स एंड इस खबर का इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसीलिए CNBC आवाज़ ने इस पहलू से आपको अवगत करा दिया। जो ये वार्ता होनी थी, शांति वार्ता, उसमें ईरान का कोई भी नुमाइंदा अभी तक आप देखें पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, और लेबनान के मुद्दे पे जो इजराइल की स्ट्राइक हो रही है, मामला फंस रहा है। खैर, अब एक काम करते हैं, एक और मुद्दे पे बात करते हैं जहाँ पे मामला फंस रहा है, और वो है TCS। कल तक सब कुछ अगर आप देखें बड़ा अच्छा था, और शायद अगर आज TCS ने रंगत दिखाई होती तो IT ने अगर आप देखें कोई और राह दिखाई होती बाजार को। शायद निफ्टी 24,100 पे होता, 200 पे होता, लेकिन TCS पे मामला फंस गया। अब फंस गया और TCS धस गया, तो अब बात करनी तो लाजमी होती है कि यहाँ से बुल्स क्या कर रहे हैं और बेयर्स। आपको दो शख्स दिखाते हैं इस वक्त, दोनों अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, श्रेया और आशीष। अच्छा बोल बेयर कि अच्छा श्रेया ने लिबास तो हरा पहना है लेकिन बेयर है सर असली लिबास जो है वो लाल रंग का है, तो मेरा परिधान, मार्केट का वर्डिक्ट और TCS की परफॉर्मेंस ये सब भी बताती है कि TCS काफ़ी सुस्त स्टॉक है। पिछले 5 साल में TCS ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, नेगेटिव रिटर्न इनफैक्ट अपने निवेशकों को दिया है। और एक स्टैक रखती हूँ स्क्रीन पर 1 साल के रिटर्न्स, जहां पर ये आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी IT होल IT इंडेक्स से कितना अंडर परफॉर्म किया है TCS ने। जहां HCL टेक जैसे स्टॉक ने देखिए सर 4% से ज़्यादा के करीब रिटर्न दिए हैं पिछले 1 साल में, वहीं TCS 22% लुढ़का है। इंफोसिस देखिए 6% की गिरावट यहाँ पर, और निफ्टी IT पूरा बस 5% गिरा है, इंफोसिस मात्र 6%, वहीं TCS 22% का नेगेटिव रिटर्न। आशीष अपने चक्षु खोले और देखिए ये जो डेटा दिख रहा है आप, देखिए ये आप है ना सिर्फ 1 साल का 5 साल का डेटा देख रही हैं। आप कंपेयर कर रही हैं भारत की सबसे पुरानी IT कंपनी जिसने IT की नींव रखी है भारत में 1968 में। अब आज की बात करते हैं, 1968 की बात नहीं करूंगा। आप डील पाइपलाइन देखिए, क्या गजब की डील पाइपलाइन आपको देखने को मिली। FY26 रिकॉर्ड डील पाइपलाइन के साथ है। अगर आप Q4 में देखें ना, पता है कितनी डील पाइपलाइन आई है, $12 बिलियन की TCVs है।
ये $12 बिलियन आपको बता रहे हैं कि आगे कई सालों तक जो है ना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और लगातार यहाँ पर ग्रोथ है। अब लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन एक खास बात है, ये हाई से स्टॉक टूटा हुआ है। मैं इसमें कोई दोहराई नहीं है बताने के लिए, हाई से तकरीबन 45% टूटा है, लेकिन 45% की गिरावट के बाद आप सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर सबसे बड़ी डील पाइपलाइन, कोई सस्ता वैल्यूएशन है नहीं टीसीएस का, पीयर से कंपेयर करें तो महंगा ही है स्टॉक। और जहां डील पाइपलाइन की बात कर रहे हैं आशीष, मजबूत बता रहे हैं आप, लेकिन एग्जीक्यूशन कहाँ है? फैसले लेने में इतनी देरी कर देती है टीसीएस, बातचीत ही नहीं हो पाती इनकी, हायरिंग देखिए कितनी स्लो है, जो कि ये बताता है कि डिमांड है ही नहीं टीसीएस में। आप बता रहे थे, मुझे तर्क दे रहे थे कि काफी पुरानी स्टॉक है, बहुत अच्छा है, वो पुरानी बात बीत गई, बात गई। आज की बात की, आज की बात कर लेते हैं। देखिए, अब एआई, पहले बड़ी चिंता का कारण ये था कि एंथ्रोपिक के नए प्लगइन्स आ रहे हैं, वो दिक्कत दे जाएंगे। एक तरफ आप एआई में डिसरप्शन भी चाहती हैं और हायरिंग भी बढ़ाना चाहती है, दोनों काम कैसे हो जाएंगे? अब इनकी टोटल रेवेन्यू में आप देखें तो जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एआई के जरिए आ रहा है, ये तकरीबन आप देखें तो 8% के आसपास है, सिग्निफिकेंट है ग्रोथ। यहाँ पर सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो ज़बरदस्त आपको इनके एआई इनिशिएटिव्स में देखने को मिली। 28% की सीक्वेंशियल ग्रोथ है, तो क्यों ज़्यादा हायरिंग करेंगे? थोड़ी बहुत ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक ठाक है। अब बात करते हैं नंबर्स की और वैल्यूएशन की। आपने कहा ना कि वैल्यूएशन अच्छी नहीं है, वैल्यूएशन तो बहुत बढ़िया है, अट्रैक्टिव है। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि टीसीएस हमेशा से 35 और 40 का पी कमांड करता था, तब जब इसकी डील पाइपलाइन इतनी बड़ी नहीं थी। अब डील पाइपलाइन आपकी रिकॉर्ड है, सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा फ्री कैश फ्लोज है, इतना पैसा है, भर भर के पैसा है आपके पास, लेकिन अब आप ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ 17 टाइम्स के पी पर। तो अपने आप में देखें तो मार्केट का पैनिक है, उसके साथ स्टॉक गिर गया। आज भी नतीजे के बाद कितना 2% गिरा है, कल 2% चलकर बंद हुआ था। अच्छा आशीष, वैसे आपने बात की अभी एआई की, आपने पूरे अंधेरे में तीर चलाया है, क्योंकि एआई को लेकर अभी तक सब कंफ्यूज हैं, कुछ सामने चीज नहीं आई है, बहुत ही ब्लीक सिचुएशन है, और मात्र 7.5 का आपने बोला कि रेवेन्यू सिग्निफिकेंट है, श्रेया सिग्निफिकेंट 8%। आगे जब तस्वीर ही क्लियर नहीं हो, पता ही नहीं है कि एआई कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन हो सकता है पूरा आईटी स्पेस में। सिर्फ टीसीएस की नहीं, आप पूरा आईटी स्पेस देखिए, अभी एआई को लेकर तस्वीर ही साफ नहीं। एक और चीज मैं आपके सामने रखूंगी, बीएफएसआई, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। टीसीएस का जो रेवेन्यू आता है वो 30% का करीब इससे रेवेन्यू आता है, और यही सेगमेंट जो है वो वीक है। इन्फोसिस का देखिए आंकड़ा स्क्रीन पर है, 28 से 30% इस रेवेन्यू इस बीएफएसआई सेगमेंट से रेवेन्यू आता है। वही एचसीएल टेक का 20 से 22%, टीसीएस का सबसे ज्यादा है। और अगर यूएस यूरोप में बैंकिंग सेक्टर में कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे बड़ा डेंट टीसीएस पे ही पड़ेगा, और यही सेगमेंट वीक है। लेकिन एबिट मार्जिन्स अभी भी आपके सीक्वेंशियल तौर पर एक्सपांड कर रहे हैं। अगर सेगमेंट वीक है तो अब मार्जिन्स कैसे बढ़ रहे हैं? डील पाइपलाइन आपकी सबसे बढ़िया है, नंबर्स में आपको 10 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल एबिट मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। आपके जो मार्जिन है वो इंडस्ट्री लीडिंग है श्रेया, समझिए 24 से 26% के एबिट मार्जिन है। इससे बेहतर क्या होगा? कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव्स है, एआई के इनिशिएटिव्स है, टाटा जैसा पेरेंटेज है, फ्री कैश फ्लोज क्या गजब के कहने। अच्छा, बायबैक की हिस्ट्री देखिए, मैं देख रहा हूं कि कितने सालों तक, मतलब 2023, 2022, 2020, 2018, 2017 लाइकली इस भाव पर खरीदेंगे, बायबैक में बिक जाएगा। कारण क्या है? हर बार कम से कम एटलीस्ट मैं देख रहा हूं कि 12 से लेके 18% के प्रीमियम करंट मार्केट प्राइस से कमांड करता है बायबैक में। तो देखिए राग अलाप ने शुरू कर दिए कि डील पाइपलाइन काफी मजबूत है और उससे आगे बढ़िए। $12 बिलियन है, $12 बिलियन। उससे आगे देखिए वर्डिक्ट स्क्रीन पर है और ये बताया गया है कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 5 साल में, पिछले 1 साल में, और निवेशक परेशान है। इसको आप नकार नहीं सकते आशीष, मैं तो बेयर के मत में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, श्रेया बेयर के मत में है। अच्छा, एक बात है, मैं भी कुछ देर पहले सुन रहा था टीसीएस के मैनेजमेंट को, जब आशीष के साथ बातचीत हुई, बीएसएनएल रेवेन्यूज़ को लेकर उन्होंने कहा कि थोड़ा दिक्कत में है, वो रेवेन्यू ड्राइव नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, आशीष ने एक बात कही, 35 की पी टीसीएस मेंटेन करता रहा है, एंटरटेन करता रहा है, 17 की पी भी है, पर आशीष उस वक्त ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी, ग्रोथ प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे थे। अभी वो थोड़े ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो है ना, वो थोड़े अगर आप देखिए म्यूटेड हैं। बाजार हाई पी भी एंटरटेन करता है बट ग्रोथ अच्छी हो, बट शायद अब आपको प्री कोविड या ड्यूरिंग द कोविड उसके बाद जो ग्रोथ थी वैसी ग्रोथ की अपेक्षा यहाँ नहीं रखनी चाहिए। अपनी जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है टीसीएस की बदले हालात में थोड़ी सी कम करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, दोनों पक्ष रखे आपने, अपने अच्छे तर्क रखे। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे बातचीत करेंगे। इनफैक्ट ब्रेक नहीं, मैं काम करता हूँ, हल्का सा आपको मार्केट दिखाता हूँ। पहले
वो हल्का सा जिटरीपन जो आया था ना, बाजार थोड़ा टर्बुलेंस के फेज में गया था, वो थोड़ा सा अगर आप देखिए अब अरेस्ट हुआ है। निफ्टी करीब करीब आप समझिएगा कि 23,950 तक रिट्रेस हुआ, उसके बाद फिर संभलने की कोशिश करता हुआ ऑलमोस्ट 24,000 के जोन को स्ट्राइक कर रहा है। अनिरुद्ध गर्ग, इनसे बातचीत शुरू करते हैं, पार्टनर एंड हेड ऑफ रिसर्च इन्वेस्ट पीएमएस के। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये अर्निंग सीजन का श्री गणेश बहुत अच्छा नहीं हुआ है ना। अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी श्रेया से, आशीष से। भाई ठीक है 17 की पी पर टीसीएस है, लेकिन ग्रोथ कहाँ है? इस पी पर भी अगर मैं जाऊं टीसीएस को कैप्चर करने के लिए तो ग्रोथ विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। आपने टीसीएस के नंबर्स देखे, हर पैरामीटर्स पे नंबर देखे। शुरुआत करते हैं आईटी से ही, आपका सेंस क्या कहता है इस पी कूल ऑफ के बाद? क्या आपको उतनी ग्रोथ नजर आ रही है कि आप इस पी पर इन स्टॉक्स को कैच करेंगे? वीरू जी नमस्कार। देखिए मेरा स्टैंस पिछले 2 साल से बड़ा क्लियर रहा है। थोड़ा तो क्योंकि हम मोमेंटम और रिलेटिव चेंज को देखते हैं, लेकिन ये तो स्टॉक्स उल्टा नेगेटिव रिलेटिव चेंज वाले स्टॉक्स हैं जी। इतना बड़ा चेंज आया है आईटी में विच इज एआई, और ये लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं है अभी तक। आई डोंट थिंक हमारे पोर्टफोलियो में ना तो 1% कोई भी आईटी स्टॉक इंडिया का है, ना हमारी इतनी, अगर आप बोलते कि जैसे वैल्यूएशन करेक्ट हुई है, वैल्यूएशन करेक्ट से मतलब ही नहीं है जी। सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रोडक्ट आगे जो ग्रोथ ड्राइवर बनेगा वर्ल्ड में, वो इनके पास है ही नहीं। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में, चाहे 98 99 का रन, 2000 का रन था, चाहे 2008 का रन था, हमारे पास हमेशा जिस चीज के पीछे ग्रोथ आनी थी वो लीडर्स होते थे, लेकिन इस बार नहीं है। सो आई थिंक जितनी बड़ी एआई डिस्रप्शन है, मैं भी ये डिस्कशन सुन रहा था जो श्रेया और दूसरे एंकर कर रहे थे, मुझे लगता है कि वी आर नॉट प्राइजिंग इन द बिग डिसरप्शन दैट इज हैपनिंग इन एआई। और या तो ये कंपनीज ये बायबैक और ये सब बंद करके ये पैसा जो इनके पास है इसको एआई की तरफ लगाएं, वरना ये बहुत पीछे रह जाएंगे। ओके अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ और ये तो बात हो गई आईटी की, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहे हैं, लेकिन क्या एक सेंस बन रही है अनिरुद्ध जी कि अब शायद मार्केट में जो वो वॉर के चलते रिलेटेड हमने भयंकर बिकवाली देखी थी, अब वो कहीं ना कहीं थम गई है और यहाँ से जो अप मूव मिले हैं मार्केट में वो अब इंटैक्ट रहेंगे? जी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि वॉर ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है एक लोअर वैल्यूएशंस पे जो स्टॉक्स जहां ग्रोथ है उन स्टॉक्स को लेने के लिए। तो ओवरऑल हमें ये लगता है कि हाँ, एक दिस मंथ एंडिंग, मार्च एंडिंग और अभी भी एक अच्छी वैल्यूएशंस, एक अच्छा प्राइस है जिसपे आप अपने वो स्टॉक्स जो आपको 10-20-25% नीचे मिल रहे हैं वो ले सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि हम ले वहां पे जहां पे हमें ग्रोथ दिखती है, जहां पे हमें ग्रोथ की सर्टेनिटी है, जहां पे हम रिलेटिव चेंज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस रीजन से ग्रोथ आएगी या इस रीजन से ग्रोथ घटेगी, उन चीजों से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ये समझना चाहिए कि एफआईआईज इंडिया में क्यों बेच रहे हैं और एफआईआईज की बिकवाली इंडिया में इतनी ज्यादा क्यों आई, या आगे भी अगर कहीं जाके आती है तो क्यों आएगी। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि जो कंपनीज इंडिया में ये लोग होल्ड कर रहे हैं उनमें ग्रोथ का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कम है। तो थोड़ा सा इंडिया ग्रोथ में इस टाइम वर्ल्ड में पीछे है। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ आल्सो, इंडियन मार्केट्स आर द वीकेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब इतना ही है कि हमें पिक एंड चूज ही रहना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, पिक एंड चूज रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी आईटी की बात हुई, अभी आपने श्रेया ने आपसे बड़ा मार्केट प्रश्न पूछा, ग्रोथ की विजिबिलिटी नज़र कहाँ आ रही है आपको? आई मीन स्पेस कौन कौन से होंगे? जब आपने पीएम में अपने स्टॉक्स इंक्लूड किए, सबसे हाई ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कहाँ पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? और जो आपके पीएमएस में इस वक्त सबसे ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने की आपको लगता है कि गुंजाइश रखते हैं? देखिए सर, हमारा पोर्टफोलियो इस टाइम पे 5 से 6 सेक्टर्स में बटा हुआ है और एक हाई कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो देखिए, अगर पिछले साल से शुरू करते हैं, जीएसटी कट आए, इनकम टैक्स कट्स आए, वहां से गेम घूमी टुवर्ड्स कंजम्पशन। अब आपको पैसा बचा आपके पास, अब पैसा बचा तो आप उसका क्या करेंगे? या तो सेविंग करेंगे या करेंगे आप इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो पुराना एफडी कल्चर था, आई थिंक वो कहीं ना कहीं
कोविड के बाद इंडियन इन्वेस्टर है जो या इंडियन सेवर है वो इक्विटी कल्चर में एंटर कर चुका है और एफडी कल्चर से दूर जा चुका है। दिस इज अ रियलिटी। तो जितने भी एएमसीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स में जब चाहे वो एक्सचेंजेस हों, ये सारे स्टॉक्स हमें ऐसा लगता है कि इनमें एक अच्छी ग्रोथ, एक डबल डिजिट अच्छी ग्रोथ, हायर डबल डिजिट ग्रोथ, जैसे कि 20% की ग्रोथ, 15 से 20% की ग्रोथ इनमें देखी जा सकती है आने वाले टाइम में भी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये मार्केट के अच्छे स्टॉक्स में रहने चाहिए। दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है, हमें ये लगता है कि देखिए लेंडिंग की नई बुक्स कौन बना रहा है। तो ऑल दोस्त, अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं कि नई बुक्स कौन बना रहा है रेदर देन कि 10 साल से बनाई हुई बुक्स पे हैवी कौन है, तो आपको कहीं ना कहीं लेंडर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिकॉज देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आए पिछले क्वार्टर, और आई एम वेरी श्योर कि इस क्वार्टर में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इनके रह सकते हैं। कहीं ना कहीं नई एनबीएफसीज और नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी हमारी थोड़ी रुचि हमें दिख रही है। इसके अलावा हमें थोड़े अच्छे लगते हैं ऑटो सेक्टर के शेयर्स, बिकॉज हमें लगता है अभी भी उनमें एक्सूबरेंस नहीं हुई है। और अगर आप इनकी कॉन कॉल्स और इनकी मीटिंग्स अगर आपने अटेंड करी हो तो आपको समझ आएगा कि इंडियन ऑटो सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ डिसरप्शन मूवमेंट एंड कुछ कंपनीज हैवी मोटरसाइकिल्स में हैं या ऑटोज में हैं, उनकी जो प्लानिंग है अगले 3 से 4 साल की वो बहुत अच्छी है। तो ये हमें लगता है कि कंपनीज ठीक रहनी चाहिए। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत मेटल सेक्टर्स पे भी बुलिश हैं, बिकॉज हमें लगता है ग्लोबल मेटल रन चल रहा है और ये अभी रुकेगा नहीं, स्पेशली इन द नॉन फेरस साइड ऑफ थिंग्स। ओके, मेटल, ऑटोज, बैंक एंड एनबीएफसी स्पेस आपको पसंद आ रहे हैं अनिरुद्ध जी। अच्छा, एक स्पेस जिसकी हम चर्चा अक्सर करते नहीं है, उस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। पावर इक्विपमेंट स्पेस, जी वर्नोवा हो गई, सीमेंस हो गए, हिताची एनर्जी, देखिए ऐसे स्टॉक जिसने गजब के रिटर्न्स दिए हैं। तो पावर इक्विपमेंट सेक्टर आपको कैसा लगता है अनिरुद्ध जी, और क्या हाल फिलहाल में आपने कुछ एड ऑन किया है, कुछ फेरबदल किया है? मैं भी क्वेश्चन आंसर करने के बाद ना ये सोच रहा था कि ये वाला सेक्टर बताना रह गया, बिकॉज ये भी हमारे पोर्टफोलियो का एक अच्छा पार्ट है। तो आप देखिए, अब मुझे इंडिया में देखिए वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, अगर आप क्लाउड यूज करते हैं, अभी तक हमारा ज्यादा क्या कहते हैं ना कि हम लोग उतने टेक सेवी नहीं है फाइनेंस वाले लोग, लेकिन अगर आप क्लाउड यूज करते हैं, आप चैट जीपीटी और वो गूगल का जेमिनी यूज करते हैं, तो आपको ये समझ आ चुका है कि देखिए दुनिया तो चेंज हो रही है और आने वाले टाइम में मेमोरी की और पावर की डिमांड बहुत रहने वाली है एंड इट इज गोना इंक्रीज एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट। तो इंडिया में अगर मुझे एआई, देखिए आप वर्ल्ड मार्केट देखिए, ताइवान देखिए, कोरिया देखिए, ये ऑल टाइम हाईज निकाल रहे हैं। मतलब अगर हम 26,300 वाले हाई, पहले तो इस रन में ये 75% ये पहले बड़े हुए हैं। हम नीचे से, मतलब अगर हम 21,800 से बोले तो हम 10% तेज हैं, ये 80% 70% तेज है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लियर दिख रहा है कि जो भी इकोनॉमीज या जो भी कंपनीज इस नए डिसरप्शन को जल्दी अडॉप्ट कर पा रही हैं, मार्केट उनको एक अच्छा प्राइस दे रहा है। तो अगर इंडिया में हमें एआई थीम खेलना है या इंडिया में हमें देखना है कि इस थीम में कौन सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे, तो उसमें ऑफ कोर्स ये जो एंसिलरीज हैं, जो पावर एंसिलरीज हैं, ऑल दीज पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, दे विल डू फिनोमिनली वेल, बिकॉज आने वाले टाइम में एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज गोना बी ऑपरेटेड आउट ऑफ पावर। ओके, एक दो प्रश्न और लेता हूँ यहाँ पर। आपने मेटल्स की बात करी, आई मीन कमोडिटीज़ में, मैं इस पे इनफैक्ट आ ही रहा था। अच्छा, ये पोस्ट वॉर या फिर एक ऐसा दौर जब यूएस में इन्फ्लेशन फिर बढ़ रहा है, लेकिन अब देखिए नए फेड गवर्नर आते हैं तो वो क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? आई मीन गोल्ड कैसा किरदार निभाएगा? राइट नाउ इट्स 150, 1,50,000 के आसपास। गोल्ड पे आपका टेक क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, क्या है कि जो दोनों प्रेशियस मेटल्स हैं ना, दे रैन अ लिटिल अहेड ऑफ देयर टाइम। तो इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में जो एक्सूबरेंस, हम अगर आपने पहले भी याद करें तो हम एक्सूबरेंस को बहुत ट्रैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड में दोनों में एक एक्सूबरेंस हुई पीछे। और मतलब आप देखिए, सिल्वर तो मेरे ख्याल से 3-3.5 गुना हो गया था 4-5 महीनों में। तो कहीं ना कहीं उसका बर्न इनको थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है। तो इसलिए इस आप वॉर में भी देखिए, अगर इस बार वॉर हुई, जनरली गोल्ड एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल टर्मोइल्स।
बट इस बार गोल्ड भी साथ में एग्जैक्टली टूट रहा था। वाई? बिकॉज थोड़ा सा उसमें एक्सूबरेंस आगे देखने को मिल रही थी। तो गोल्ड का बिहेवियर, जो ट्रेडिशनल बिहेवियर है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो चेंज हो गया है। बट ओवरऑल क्या गोल्ड अपने हाई से वापस ऊपर काम कर सकता है? हमें गोल्ड के लिए लगता है, सिल्वर के लिए नहीं। ठीक है, तो ये गोल्ड और सिल्वर पर आपका व्यू हो गया। अच्छा अनिरुद्ध जी, एम्फी डेटा आया आज और काफ़ी इंप्रेसिव आंकड़े आए। मतलब मार्च में मार्केट गिरा लेकिन निवेशकों ने अपनी इन्वेस्टमेंट एसआईपीज बनने की, इनफैक्ट वो अब ऑल टाइम हाई पर है। एक और चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव रही, दैट इज़ ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग लौटी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा बाइंग आई है। तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप बता सकें कि किसका पलड़ा भारी है, अगर थोड़ा सा बता सकें आप, थोड़ा और दिशा दे सकें, तो क्या बताएंगे सर? मैम, ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। देखिए 9 तारीख से ये फिनोमेना इन प्लेस है, जहां पे हमने देखा कि 9 मार्च से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया। एंड दैट बिकम्स अ फर्स्ट सिग्नल कि मार्केट में ओवरऑल जो हेल्थ है वो ठीक है। निफ्टी को तोड़ के ओवरऑल फियर क्रिएट किया जा रहा है, और एफआईआईज जो कि निफ्टी में ज्यादा बाय करते हैं, निफ्टी स्टॉक्स में ज्यादा बाय करते हैं, अब सेलिंग में वही बचे हैं, और वो भी हमें लगता है कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रही है। और जो एम्फी के डेटा की आपने बात करी, वो मैम मुझे ऐसा लगता है ये वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। एम्फी का डेटा ऐसे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर को समझ आ गया है कि वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं आर्बिट्राज फंड में लगा लूंगा। आर्बिट्राज फंड में 6.5-7% लेके मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या मुझे बिजनेस इनकम वाले जो एफडी में लॉस होते हैं वो नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, वी आर वेरी बुलिश ऑन द financialization of assets, all these distributors and AMCs and stuff। तो हमें ऐसा लगता है कि इधर आने वाले टाइम में भी डेटा बढ़ के ही आएगा। तो यहाँ पर एम्फी की डेटा पे बात भी हो गई, गोल्ड की बात भी हो गई। बस एक प्रश्न आपसे अल्टीमेटली और पूछूंगा। मतलब एक तो बास्केट जो कि 2021 से लेकर 22, 23, 24, 25 तक बड़ी स्मूथ रिटर्न देके लौट गई थी, उसमें भी इस बार 22, 23, 25% का रिट्रेसमेंट था। दैट वाज हॉस्पिटल स्टॉक्स जो अप टू सर्टेन एक्सटेंट मतलब कितना 20-22% का करेक्शन हायर लेवल से है यहाँ पे अक्टूबर से। हॉस्पिटल स्टॉक्स में डैमेज था, होटल्स में डैमेज था। इन थीम्स के अंतर्गत आपने अपने पीएमएस में क्या इंक्लूड किया हुआ है? सर, हॉस्पिटल और होटल्स में से मेरे पास एक्चुअली कुछ है नहीं, क्योंकि इनमें मुझे ये तो समझ आता है कि हाँ देयर आर हेज अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड इंडिया में इनमें ग्रोथ आएगी, पर कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसिव भी है इंडिया में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसकी दिखती है। इसलिए ये पोर्टफोलियो में इतनी है हमारे। लेकिन अगर हम ये बोले क्या ये सेक्टर्स अगले 2 से 3 साल के लिए डबल डिजिट ग्रोथ स्टॉक मार्केट्स में दे सकते हैं, मतलब 12% प्लस की ग्रोथ दे सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये दे सकते हैं। हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इसलिए हम इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बट ऑफ कोर्स वी बिलीव दैट हॉस्पिटल्स एंड बोथ होटल्स, बोथ ऑफ दीज मार्केट्स इन इंडिया आर ग्रोइंग एंड विल कीप ऑन ग्रोइंग। ओके, तो ये बात हो गई हॉस्पिटल्स और साथ ही होटल स्टॉक्स के ऊपर। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्पेसेस पर, साथ ही मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं और देखिए निफ्टी फिर से लेकर आई है स्क्रीन पर। डेज हाई पर फिर से कारोबार कर रहे हैं हम 24,064 के लेवल पर, 2474 आज का इंट्राडे हाई। और बैंक निफ्टी बिग बार फिर से रख दीजिएगा, यहाँ पर भी डेज हाई के आसपास कामकाज करते हुए 56,000 के ऑलमोस्ट ट्रेजेक्टरी छूते हुए 2% अप आज के सेशन में। तो मंडे के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो ये देखते हुए वीरेंद्र जी की जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इस्लामाबाद वार्ता भी होना है, उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, तो ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मार्केट को लेकर? देखिए श्रेया, ये दुविधाएं पिछले शुक्रवार को भी थी, उससे पिछले शुक्रवार को भी थी, और उस दुविधा के आलम में आपने प्राइस बिहेवियर तब भी देखा था, अब भी देखा था। जब बाजार को चलना होता है ना, तो वो बुरी खबरों पे भी डरता नहीं है। प्राइस वाइज तो यही है श्रेया। मैं एक टेक्निकल टर्म को बहुत तवज्जो देता हूँ, दैट्स कॉल्ड एवरेजेस कॉलिंग। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से आज 24,034 के ऊपर निफ्टी, जो मेरा एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था फॉर न्यूअर ट्रेजेक्ट्री, ऊपर की ट्रेजेक्ट्री के लिए निफ्टी बखूबी उसमें पास हुआ है श्रेया। और इस बात को देखते हुए कि आज निफ्टी आईटी हमारे साथ खड़ा नहीं था, उसके बावजूद ये एक बहुत शानदार क्लोज है। डॉक्टर साहब जरा ऑप्शंस के स्टैट्स रखिएगा, जरा एक बार देखते हैं जरा प्लीज़। 24,000 के कॉल आइटर्स, मेरे ख्याल से जब मैं दोपहर का कार्यक्रम करता श्रेया, करीब 1.5 करोड़ कॉल खड़ी थी वहाँ पर 24,000 की स्ट्राइक पे।
मंगलवार की छुट्टी है तो सारा का सारा तमाशा एक्सपायरी का जो है तभी होना है। ये कॉल का ओवाई शेड हो गया। लुक एट पुट राइटिंग एट 24,000, 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। मेरे को लगता है श्रेया, अगर ठीक ठाक भी रहा ना माहौल, कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, तो बाजार आपको शायद मंडे मॉर्निंग बहुत कुछ दे दे। अगर आप एक डे ट्रेडर थे, आप समय पे निकल गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने 24,000 की बात की थी, 24,020 पे बात की थी। बट इफ़ यू आर पोजिशनल ट्रेडर, अगर आप इस डायरेक्शन में कमिटेड हैं, तो शायद इस प्राइस पे रिस्क लेना चाहिए। डेटा में कन्विक्शन है, पुट राइटर्स हैं, निफ्टी आईटी के क्रैक के बावजूद निफ्टी बैंक अगर आप देखें अकेले पारी संभालता हुआ, कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं, ऑटो अच्छा कर रहे हैं, और क्या चाहिए? मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। इट्स पॉसिबल श्रेया कि हम मंडे मॉर्निंग 24,250 के उस पैच को हिट करें जहां कि आपका 50 डे में परसिस्ट करता है। लेकिन एक बात याद रखेगा, हम सबकी अगर आप देखें सोचने समझने की एक शक्ति है, और कुछ इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए लिमिटेशंस भी हैं। अगर कुछ बड़ा उलटफेर हुआ तो श्रेया किसी भी टाइम 22,800 तक का रिस्क खुला हुआ है, 22,800, 750 तक का। बट 750 इज नाउ क्रिटिकल सपोर्ट। सो मैं शायद अपने पत्ते लॉन्गर साइड पर रखूंगा। लॉन्गर साइड पर ही मार्केट भी शायद उसी ओर इशारा कर रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको। और सैटरडे संडे वीकेंड है और अगला हफ्ता भी छोटा है, तो ऐसे ही नेविगेट करें मार्केट को फिलहाल। चलिए, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी पे चर्चा हो गई, अब शुरुआत करते हैं BTST और STBT ट्रेड्स की। कविता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं पैनल में। कविता जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है। बताइए मैम, सोमवार के लिए कौन सा स्टॉक कैरी करेंगी? तो श्रेया, एक्साइड में एक बहुत अच्छी क्लोजिंग आते हुए दिख रही है। काउंटर एज ऑफ नाउ 325 के लेवल पर है। इनकी फर्दर रेजिस्टेंस, एवरेजेस रेजिस्टेंस 330-35 के दिखते हैं। तो काउंटर भी एज अ BTST लेकर जाया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 320 वन शुड अप्रोच। एक्साइड, कविता जी की कॉल एक्साइड। मानस जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, अशोक लेलैंड में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ से भी करीब करीब 10 से 12 रुपए का मूव स्टॉक दिखा सकता है। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 178 के प्राइस चल रहे हैं। आपके जो स्टॉप लॉस है वो 174 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 184 के अशोक लेलैंड के फ्यूचर में। ओके, ऑटो स्पेस से ऑटो एंसिलरी स्पेस से 2 स्टॉक अभी तक सुझा दिए गए हैं, एक्साइड और अशोक लेलैंड। राजेश सातपुते जी, सोमवार के लिए BTST? हाँ जी श्रेया, शायद देखिए मुथूट फाइनेंस पे मेरी नजर है। जिस तरह से इसका आज का क्लोज है, मुझे लगता है ये कम से कम 3,600 से लेकर 3,640 तक का स्विंग देगा। सो एट लेवल ऑफ 3550 इट्स अ बाय इन मुथूट फाइनेंस। इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3525 का। मुथूट फाइनेंस, सुबह भी बात हुई थी इस स्टॉक पे, अच्छी क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा लुपिन पर। लुपिन बहुत समय से एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। बीच में एक स्पाइक नीचे की तरफ आया था, लेकिन दैट डिड नॉट सस्टेन। तो ऊपर की तरफ ही मेरा रुख है, और यहाँ पर मेरा व्यू भी पॉजिटिव है इन द मीडियम टर्म, इन द लॉन्गर टर्म एज वेल। इन द वेरी शॉर्ट टर्म 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आया है आज। एक स्टॉप लॉस रखेंगे 2290 पर और टारगेट रहेगा 2400। ओके, ल्यूपिन हो गई ये सोमिल जी की पिक। गाबा सर, सोमवार के लिए कौन सा स्टॉक? मैं वही दूंगा जो मैंने कल दिया था, रिपीट करूंगा। डॉक्टर रेड्डी BTST पे दिया था मैंने, आज भी BTST पे दूंगा। डॉक्टर रेड्डी सेफ है, रेसिलिएंट स्टॉक है। ऑयल ऊपर हो या नीचे हो, सीज फायर हो ना हो, मुझे लगता है यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए डॉक्टर रेड्डी। टारगेट कल दिया था 1240, आज 1237 का हाई है, मतलब लगभग अचीव हो गया। लेकिन अब भी अच्छा लगता है डॉक्टर रेड्डी। 1250, 1260 अब भी पॉसिबल है। स्टॉप होगा करीब 1221 डॉक्टर रेड्डी। ओके, डॉक्टर रेड्डी 1230 पे आपका बाय कॉल। कंप्लीटली अगर आप देखें इस वॉर, बातचीत, वार्ता, इससे दूर हटके अगर आप देखें किसी सेक्टर में, आप फ्रीली थोड़ा सा अगर आप देखें कॉल ले सकते हैं। दैट्स फार्मर डॉक्टर रेड्डी। पंकज, आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? जी, एस्ट्रल के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1600-1601 की रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। छोटा स्टॉप लॉस 1% का मेंटेन करके चले 1585 रुपए का। मुझे लगता है कि 1630-1645 तक के टारगेट्स यहाँ पर मंडे के दिन देखने मिल सकते हैं। 1610 के ऊपर एक क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है वीरेंद्र जी। ठीक है, एस्ट्रल कैरी करेंगे सोमवार के लिए। तो सारे BTST ट्रेड्स पूरे हो गए हैं। अब FNO ब्रेथ देख लेते हैं, शानदार होगी जाहिर तौर पर। ओवर टू यू वीरेंद्र जी।
जी हाँ, ब्रेथ शानदार है श्रेया। और आज बैंकिंग केस अगर आप देखें, जो करवट लिया ना बैंकिंग स्टॉक्स ने, उसने इस ब्रेथ को शानदार कर दिया। 146 एडवांसेस, 50 में शॉर्ट कवरिंग, मात्र 17 शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग सिर्फ 5 में थी। ऐसा लग रहा था कि हमारे उन खांचों को पूरा करने के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग के आंकड़े 5 रहे। लेट्स स्टार्ट विद लॉन्ग्स। आज कहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुआ? देखिए, कैपिटल गुड्स में आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। कहते हैं फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, चाहे वो BHL हो, सिमेंस हो, कमिंस हो, ABB हो, सब में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। यहाँ पे सिमेंस शामिल है। बाकी अगर आप देखें तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, सोना BLW, निप्पन लाइफ, एम्बर एंटरप्राइजेज, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग क्रिएट हुआ। अगर आप थोड़ा सा इस शीट को दूसरे पैदान पे आते तो आपको बहुत सारे वहाँ पे कैपिटल गुड्स मिल जाते। बाकी अशोक लेलैंड रिवर्सल ट्रेड्स पे पूरा का पूरा ऑटो आपको नजर आएगा। लुक एट सम ऑफ द मदरसन, बजाज ऑटो। केमिकल में आज एक रिवर्सल था, SRF 0.3% ऊपर शॉर्ट कवर हुआ। पिरामिल फार्मा यहाँ पर भी आप देखें आज एक रिवर्सल रहा। अगला स्लाइड आएगा शॉर्ट बिल्डअप का। कोल इंडिया, सन फार्मा, कोफोज, इन्फोसिस, टीसिस। आज टीसिस के नंबर के साथ जो अर्निंग सीजन का श्री गणेश हुआ, उसमें IT ने अगर आप देखें थोड़ा सा आज निराश किया। टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट, पेट्रोनेट, एवेन्यू सुपरमार्ट, ऑल इंडिया, इन सभी काउंटर्स में आज एक क्रैक हुआ था। लेट्स ब्रेक एवेन्यू सुपरमार्ट। एक बार जरा देखेंगे आप एवेन्यू सुपरमार्ट को। सौमिल, एक बड़ा मूव था। 23 मार्च को इसका भाव था करीब समझिएगा कि 3656, और 3656 से 4582, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के मूव के बाद बिट ऑफ कूलिंग ऑफ, थोड़ा बहुत लिक्विडेशन, थोड़ी बहुत ऊपर से गिरना लाजमी है। अभी भी 10 डेमा के ऊपर है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को? डीमार्ट अभी हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है। इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स में बहुत शार्प मूव्स हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन जिसकी पोजीशन है, मुझे लगता है कि ऊपर में अभी भी थोड़े से टारगेट्स बचे हैं। द फर्स्ट अभी यहाँ से जो टारगेट है वो 4670 के आसपास के हैं। लेकिन अगर कोई पोजिशनली ट्रेड लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आए, अराउंड 4300 के आसपास आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और यहाँ से जो सेकंड लेग है, जो सेकंड टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो अराउंड 4800 के आसपास के हैं। सो मीडियम टर्म के लिए ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म में ट्रेड ना करें, व्यू पॉजिटिव रहेगा। ओके, व्यू पॉजिटिव है वेन्यू सुपरमार्ट को लेकर। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है, अच्छे खासे रिटर्न्स इसने भी दिए हैं निवेशकों को। चलिए एक और स्पेस की बात कर लेते हैं। आज आंकड़े आए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के, और मार्च में कुछ खास नहीं रहा। और सूत्रों के हवाले से मिले आंकड़ों के मुताबिक अगर आप देखें तो मार्च में HDFC लाइफ और ICICI प्रू लाइफ के आंकड़े बड़े नेगेटिव रहे हैं। डिटेल समझाने के लिए यश मौजूद है हमारे साथ। यश, गुड आफ्टरनून। बताइए, खराब रहे क्या आंकड़े? जी, मैं ये आंकड़ों के बारे में बताऊं उससे पहले मैं कह देता हूं कि ये अब तक आंकड़े पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुए हैं और पूरी तरीके से सोर्स बेस्ड है। अगर आंकड़ों की बात की जाए, मार्च के महीने में ये बात की जाए या पूरा FY 26 यानी कि वित्त वर्ष की बात की जाए, तो ये साल और मार्च का महीना पर्टिकुलरली बहुत वीक रहा है 2 कंपनीज के लिए। सबसे पहले HDFC लाइफ और दूसरा वाला ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। मार्च का महीना और पूरा वित्तीय वर्ष बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। दूसरी तरफ SBI लाइफ इंश्योरेंस और एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैं स्पेसिफिक आंकड़ों की बात करता हूं। अगर HDFC लाइफ की बात की जाए तो मार्च में कंपनी का प्रीमियम ग्रोथ 1% से घटता हुआ दिखा है, जिस वजह से उसका FY 26 का जो रिटेल APE ग्रोथ है वो सिर्फ 8% बढ़ा है, जबकि कंपनी की गाइडेंस पूरे साल के लिए 13% की थी, यानी कि तकरीबन 600 से 700 बेसिस पॉइंट्स यानी 6 to 7% का एक मिस आ रहा है उसके फुल ईयर गाइडेंस से। अगर एक्सिस मैक्स लाइफ की बात की जाए, मार्च में जो रिटेल APE ग्रोथ रहा है वो 7% रहा है। FY 26 का रिटेल APE ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग 19% पे रहा है, और कंपनी की गाइडेंस थी वो इंडस्ट्री से 300 से 400 बेसिस पॉइंट ज़्यादा ग्रोथ करेगी। उसको कंपनी ने बहुत अच्छे मार्जिन से सरपास किया है, अचीव ही नहीं सरपास किया, यानी कि वो गाइडेंस के आगे बढ़ते हुए दिखे हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का मार्च में रिटेल APE में 1% की कमी आई है, FY 26 में भी 1% की कमी आई है, और कंपनी की जो गाइडेंस थी वो ये थी कि वो इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रो खुद को कर पाएंगे, पर इंडस्ट्री ग्रो हुई है तकरीबन 12%।
ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में 1% की कमी यानी कि फॉल आया है, यानी कि तकरीबन 13% से गाइडेंस वो मिस करती हुई ICICI प्रूडेंशियल लाइफ दिखेगी। SBI लाइफ मार्च रिटेल AP 8% से बढ़ा है, FY26 रिटेल AP 13% से बढ़ा है और कंपनी की गाइडेंस भी बिल्कुल सटीक 13% पे थी, यानी कि SBI लाइफ गाइडेंस अचीव करता हुआ दिखा है। कैनरा HSBC लाइफ मार्च रिटेल AP 3% से घटता हुआ दिखा है, FY26 रिटेल AP में 19% का ग्रोथ आता हुआ दिखा है। ओके, शुक्रिया यश जानकारी के लिए। तो सोर्स बेस्ड डेटा हमने आपके सामने रखे हैं, अभी फिलहाल पब्लिक नहीं हुआ है। अच्छा कि इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आपको समझना और जानना ज़रूरी है कि नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए कौन कौन से ट्रिगर्स हैं इम्पॉर्टेंट जो रहेंगे रडार पर, ये समझ लेते हैं दीपाली से। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। और अगले हफ्ते डेफिनेटली वेस्ट एशिया डेवलपमेंट्स पर तो नजरें बनी ही रहेंगी और साथ ही अर्निंग्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन कुछ प्रिसाइज डेवलपमेंट्स या इवेंट्स की बात करें तो पहले 13 अप्रैल से शुरुआत करते हैं, जहां पर यूएस मार्केट्स में जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स के आंकड़े हैं वो आएंगे, उस पर नजरें रहेंगी। इंपॉर्टेंट डेटा माना जाता है यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं 14 अप्रैल को हालांकि इंडियन मार्केट्स क्लोज्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नजर रहेगी वो इंडिया में IIP नंबर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा आएगा उस पर फोकस रहेगा। साथ ही 15 अप्रैल को इंडिया और चाइना दोनों में ही जो ट्रेड डेटा है वो जारी होगा। इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही इंपैक्ट हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होने से, तो उन आंकड़ों पर भी नजरें रहेंगी। साथ ही जापान के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े हैं उन पर भी फोकस होगा। 16 अप्रैल को चाइना के Q1 GDP नंबर्स जारी होंगे, साथ ही यूएस में जॉबलेस क्लेम के डेटा पर फोकस रहने वाला है। लेकिन अर्निंग्स के हिसाब से इंडियन मार्केट्स के लिए अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज, बड़े प्राइवेट बैंक्स फोकस में रहेंगे अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्विकली बता देते हैं, मंडे को यानी 13 अप्रैल को जो नंबर्स आएंगे वो ICICI प्रूडेंशियल AMC के जारी होंगे। साथ ही 14 अप्रैल को ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। 16 अप्रैल को काफी सारे नंबर्स आ रहे हैं मिड कैप बास्केट में खासतौर से, जिसमें विप्रो है, HDFC AMC है, एंजल वन है, HDFC लाइफ भी अपने नंबर्स जारी करेगा। तो 4 मेजर अर्निंग्स हम 16 अप्रैल को जारी होते हुए देखेंगे। 17 अप्रैल को मास्टेक के नंबर्स रिलीज होंगे और अगला फ्राइडे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 2 बड़े प्राइवेट बैंक्स अपने नंबर्स जारी करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें HDFC बैंक और ICICI बैंक शामिल है। तो अर्निंग्स के हिसाब से मेजरली ज्यादा फोकस अगले हफ्ते रहेगा इंडियन मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, शुक्रिया दीपाली सारे ट्रिगर्स बताने के लिए। अब मार्केट क्लोजिंग में बस 2.5 मिनट रह गए हैं और क्लोजिंग अच्छी खासी होगी फ्राइडे के सेशन की। इनफैक्ट इस हफ्ते मार्केट ने ठीक ठाक प्रदर्शन दिखाया है। निफ्टी करीब करीब इस हफ्ते अगर आप देखें तो 4.5% के करीब, मिड कैप में तो अच्छी बढ़त रही 6.5% के करीब करीब, और स्मॉल कैप ने भी लगभग 6% की बढ़त दिखाई है इस हफ्ते। तो ये हफ्ता अच्छा रहा है मार्केट के लिए और आज का दिन स्पेशली ठीक ठाक परफॉर्मेंस मार्केट में देखने को मिली है। लेकिन IT बस एक सरदर्द बना हुआ है, जो कि मार्केट में अच्छी खासी रैली के बावजूद अगर आप देखें तो बैक फुट पर है। और TCS के रिजल्ट के बाद देखें तो आपने मार्केट ने कुछ खास सराहा नहीं उसको, और बैक फुट पर TCS जैसे काउंटर्स आपको नजर आएंगे फिलहाल। लेकिन ओवरऑल मार्केट का लेखा जोखा आप समझ लेते हैं वीरेंद्र जी से। बिग वॉल पर ओवर टू यू। बिल्कुल श्रेया, वीकली बेसिस पे इफ यू सी यस 11 अप्रैल के उस हफ्ते के बाद अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हफ्ता, यानी 11 अप्रैल, यानी एक बार फिर से अगर आप वीकली चार्ट्स पे टर्न हो जाएं तो हमने 11 अप्रैल 2025 के उस स्विंग लो को प्रोटेक्ट किया और इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। पहला हफ्ता इस पूरे वॉर जोन में जिसमें रिवर्सल आया, पहला हफ्ता अच्छा क्लोज। आइए एक एक करके इंडिसेस को देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। सेंसेक्स लगभग आज 941 पॉइंट ऊपर, उसके बाद निफ्टी करीब 24,059 पे 283 अंक ऊपर रहा। निफ्टी बैंक के साथ साथ अगर आप देखें तो आज IT बैकफुट पे था 625। हालांकि अगर आप लो से कंपेयर करें तो स्टिल अ बेटर रिकवरी। मिड कैप लगभग 1.5% ऊपर रहे। ब्रेथ अच्छी रही मार्केट के, एडवांसेस करीब 2527, डिक्लाइंस लगभग 504। अगली स्लाइड में आइए सेक्टर इंडिसेस को देखते हैं, कहां पर किसने क्या करवट ली और किसने अगर आप देखें अपना जोहर दिखाया। आज इंडिया विक्स स्लाइड हुई, दैट्स गुड, 18.89, यानी फर्स्ट टाइम इन दिस एंटायर वॉर जोन बिलो 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेरे ख्याल से और 2% की गुंजाइश बाकी है यहाँ पे। अगर ये करीब 16-17 के नीचे आए तो ये बाजार को और रिलीफ देगी। निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, डिफेंस, कैपिटल मार्केट थीम, मेटल्स, FMCG, IT बैकफुट पे था। ऑटो ने अच्छा एक रिवर्सल दिया इस हफ्ते, 3% ऊपर। फार्मा बिल्कुल शांत, रियल्टी स्ट्रॉन्ग पुल बैक, ऑयल गैस इंडेक्स लगभग 1% का रिवर्सल। BSE कैपिटल गुड्स इंडेक्स अच्छा कर रहा था और एनर्जी स्पेस पे करीब 1% का मूव। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा आपके स्क्रीन पर निफ्टी का ग्रिड।
जहां एक तरफ थोड़ा सा आईटी ने मायूस किया, टीसीएस बैकफुट पे ड्रैग कर रहा था निफ्टी को, आज पारी संभाली एशियन पेंट्स, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई बैंक है। कंप्लीटली अगर आप देखें तो आज ऑटो और बैंक्स का एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप था निफ्टी के रिवर्सल में। लुक एट एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेज, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, इनफैक्ट एनबीएफसीज इस खेमे को नहीं छोड़ सकते आप, इसमें अच्छा एक रिवर्सल था। और आज पूरा का पूरा कैपिटल गुड्स अंडर द लीडरशिप ऑफ एलएनटी करीब आज देखिए 1.5% ऊपर रहा। कमिंस, सिमेंस, एबीबी सारे के सारे काफी स्ट्रॉन्ग। मार्केट शट, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 24,051 हम डे हाई पे क्लोज हुए और टिक बाय टिक चार्ट्स पे भी डे हाई पे क्लोज हुए। तो बेहद शानदार रहा ये हफ्ता और इस बात की खुशी भी रहेगी कि अगला हफ्ता थोड़ा छोटा है। सोमवार को आएंगे, एक्सपायरी मनाएंगे, फिर एक दिन की छुट्टी पे जाएंगे, फिर लौट के आएंगे। राइट, तो अगला हफ्ता तो छोटा है, इस बात की खुशी भी है। और इस बात की खुशी भी है वीरेंद्र जी की ये हफ्ता भी अच्छा ही गुजरा है, तो अब उम्मीद करते हैं कि अगला हफ्ता छोटा रहे, उसके साथ अच्छा रहे, तो छोटे रहने की खुशी और दुगनी हो जाएगी। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही। लेकिन बाकी देखिए कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान क्या करेंगे, है ना। उस पे तो नजर बाकी हालांकि बाजार निडर रहा, उससे बहुत डरा नहीं बाजार, और ये शानदार क्लोज था शेयर। सोमवार को होगी मुलाकात इस पैनल की एक बार फिर से आपसे, मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस वीकेंड। नमस्कार।